नमस्कार, मैं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं हमारा ये स्पेशल शो प्राइम पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ जो शख्स हैं उनकी तारीफ़ें मैं क्या कहूँ। वो ऐसी शख्सियत हैं जिनकी अगर तारीफ़ें करने बैठूँ तो शायद 1 घंटा उसी में निकल जाए। वो ऐसी शख्सियत है कि उनकी जो लाइफ है वो किसी सिनेमा से कम नहीं है। वो ऐसी शख्सियत है कि उनके घर पे इस वक्त बैठे हैं और उनका कमरा जो है वो चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि जो हमारी मैडम है उनकी मेहनत है हम। वो ऐसी शख्सियत हैं जिनका लाइफ बहुत ही कलरफुल है। कोई भी क्षेत्र हो, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे कला का क्षेत्र हो, किसी भी तरह का क्षेत्र हो, जब वो जाती हैं तो झंडे गाड़ के आती हैं। ऐसी नारी शक्ति जब कभी मिलती हैं तो दिल करता है कि उनको एक सल्यूट तो हम दें ही। अब ऐसी शख्सियत मिल गई हैं तो उनसे बात भी करेंगे, आपसे मिलवाएंगे ही, और साथ ही जो ज़मीन से जुड़ी हैं और जैसे ज़मीन से शिखर तक पहुंची हैं वो कहानी भी आपके सामने उन्हीं की ज़ुबान से रूबरू सुनेंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर अनीता सहगल जी का, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और इनसे जब भी मिलती हूँ हमारी बातें इतनी लंबी होती हैं कि वक्त का पता नहीं चलता है। तो हमने कहा क्यों नहीं जो आपके संघर्ष हैं वो जो हमारे दर्शक हैं उन तक भी पहुँचाई जाए। और ख़ासकर मैं जब इतना इंस्पायर होती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप भी इनसे इंस्पायर हो। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो प्राइम पॉडकास्ट में। नमस्ते। सबसे पहले तो आपके इस चैनल को जहाँ तक हमारे सभी दर्शक देख रहे हैं, मैम आप भावुक हो गई। मैं भारत गौरव डॉक्टर अनीता सहगल वसुंधरा आप सभी का प्यार भरा अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ और आप सभी का स्वागत करती हूँ। और सबसे ज़्यादा खुशबू जी का कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि अपने इस चैनल में मेरे इस छोटे से सफ़र को आप तक पहुँचाने का जिम्मा उठाया है। जी हाँ, और जैसा कि अभी खुशबू जी ने कहा कि आप भावुक हो गई हैं। अरे मतलब सोचिए, जब जो बोलना शुरू करती हैं तो खुद सुबह के मुखिया सुनते हैं, वो चुप हो जाते हैं, वो इस टाइम मौन बैठी हैं। मैं बता दूं कि जितने भी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जब भी चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो, जब भी ऐसा कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो उसके होस्ट कोई होता है तो वह अनीता मैम होती हैं। कोई भी बड़ा प्रोग्राम हो, कोई भी मंत्री हो, अगर कोई स्टेज संभालने की जिम्मेदारी अगर सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे बसपा हो, सपा हो या फिर भाजपा हो, उन्होंने सिर्फ एक ही कंधे पे भरोसा किया, वो है अनीता मैम। मतलब जब बोलती हैं तो मुखिया भी चुप हो जाते हैं मैम। नहीं नहीं, शुक्रिया बहुत बहुत। और भावुक की बात यह है कि बस देखिए, जब आप मेहनत करते हैं तो आप अपनी मेहनत करते हैं, लेकिन जब आपकी मेहनत को जब अपने ही शब्दों के माध्यम से दिल की गहराइयों से जब जन जन तक पहुंचाया जाता है दुआओं के साथ, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा प्यार भरा जो मन होता है वो आपसे जुड़ जाता है। मैम इतना सोच रही हूँ, मतलब हम लोग जैसे हम जैसे युवा लोग हैं, हम लोग देख के इंस्पायर होते हैं। जैसे आप काम करती हैं, मतलब 24 घंटे में 20 घंटे ऐसी कहानियाँ, ऐसी चीज़ें हमने सुन रखी हैं। जैसे मैं बता दूं कि सुबह से मैम ने पानी की बूंद नहीं पी है। जब ये काम करती हैं, स्टेज पे जाती हैं, या फिर हम लोग हैं तो ये उस चीज़ का सम्मान करती हैं, तो पानी का बूंद भी नहीं, एक तरह से कहें तो व्रत रखती हैं आप, जब तक आपका काम जो है वो पूरा संपूर्ण ना हो जाए। तो हम आपसे इंस्पायर होते हैं। आई थिंक ये जो नई पीढ़ी है या फिर जो युवा है उनको देखना चाहिए कि जब कोई पीछे गॉड फादर ना हो, कोई ऐसा बैकग्राउंड ना हो, अपने दम पे मतलब कहें कि आपको या मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कमरा है हमारा जहाँ हम बैठे हुए हैं, और शायद यही वजह है कि मैंने कहा कि मैम स्टूडियो में नहीं, आपके घर पे करेंगे। तो चलिए मैम शुरुआत से शुरू करते हैं। तो हम उस अनीता सहगल को जानते हैं जिन्होंने शुरू किया, 20 साल की अनीता सहगल। कहाँ थी वो तब? बनारस में। बनारस। बस यही है कि मेरा सफ़र जो है बहुत बड़ा क्या बहुत छोटा कहा जाएगा, लेकिन छोटा सफ़र बहुत संघर्षपूर्ण। एक संघर्ष तो सबके साथ होता है, सब कोई कहता है कि मेरा जीवन संघर्षपूर्ण था, लेकिन मेरा कुछ ज़्यादा ही पथरीली सड़कों पे, पथरीली रास्तों पे बनता हुआ। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि जब 20 साल की अनीता जी थी तो कहाँ थी और कैसे शुरुआत की? देखिए, 20 साल तो बहुत बड़ी बात है। मेरा जीवन का जो संघर्ष है वो 10 साल से ही शुरू हो गया था, या यूँ कहिए कि जैसे ही मैंने अपने को संभाला कि हाँ मैं दुनिया में हूँ, तो मैंने संघर्ष के साथ ही अपने जीवन को एक नए रूप में देखा। सफ़र जो है मेरा कुछ ज़्यादा ही कठिनाइयों के साथ पतली रास्तों से चलते हुए मेहनत मशक्क़त से भरा हुआ। उसकी एक वजह कि हम 3 बहनें हैं, मेरे से 2 छोटी हैं, और पापा मेरे रेलवे में,
भाई मेरे कोई नहीं, तो इसलिए मैं घर में सबसे बड़ी, तो एक भाई का भी किरदार निभाया और घर में बड़ी बहन का भी किरदार निभाया। तो उसी किरदार को निभाते निभाते जब होता है कि बड़ा जो होता है, और फिर सबसे बड़ी बात, मुझे अपने परिवार के साथ बहुत प्यार भी था। मेरी दोनों बहनों को डॉक्टर बनने का शौक़ था बचपन से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, और मैथ्स से वो भागती थी, तो अब ये मैथ्स लेके तो तभी आप मेडिकल में प्रवेश कर सकते हो। तो उनको उनकी जिम्मेदारी जो है पढ़ाना, 12th भी पास कराना, पीएमटी में भी सिलेक्शन कराना, सब कुछ जो है अपनी जिम्मेदारी। तो फिर मैंने अपने जीवन को सेक्रीफाइस कर दिया। मैंने कहा कि नहीं अनीता, अगर तुम कहीं निकल गई तो इनका जीवन खराब हो जाएगा। और फिर आप समझ सकते हैं कि रेलवे की नौकरी में कितना मिलता है कि 3 लड़कियों को संभालना, उनके पीएमटी की पढ़ाई, फिर 3 लड़कियों के फ़ीस, खाना, कपड़ा, बिजली का बिल, सब कुछ होता है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने उन दोनों को सपना पूरा करने में अपने को सौंप दिया। और घर की परिस्थितियों के हिसाब से मैंने बहुत ही छोटी सी उम्र में कपड़े सिलने शुरू कर दिए, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, और साइकिल से अपने स्कूल कॉलेज जाना शुरू कर दिया कि किसी भी तरीके से जो है जितने भी पैसे बचें वो हमारे परिवार और हमारी बहनों के जीवन में काम आए। तो आज भी दोनों शुक्रिया अदा करती हैं, और आज दोनों फुल फ्रेश डॉक्टर हैं। उनके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, उनके हॉस्पिटल्स हैं, और बस यही दुआ करूँगी कि वो दोनों इसी तरह से आगे बढ़ें। और मैंने गणित ली और आज आपके सामने हूँ। तो मैं, चलिए, उन दोनों लोग की पहचान तो है कि वो दोनों डॉक्टर हैं। मुझे ये जानना है कि मैं अनीता जी को क्या बुलाऊं? शिक्षिका बुलाऊं, लेखिका बुलाऊं, एक अच्छी होस्ट बुलाऊं, या फिर एक अच्छी जो स्केचिंग करती है? मैं आपको फ़ोटोज़ दिखाऊंगी कि ये बहुत ही महारत है ड्राइंग्स बनाने में, रंगोली बनाने में, मतलब, और खाना तो लाजवाब ही बनाती हैं। या फिर एक कलाकार के तौर पे इनको अभिनेत्री के तौर पे बुलाऊं, क्योंकि इनकी फ़िल्में कम से कम, आई थिंक मैम, 100 होने वाली हैं। 100 फिल्मों में अब तक काम कर चुकी हैं। मैम, क्या बुलाऊं मैं आपको? कोई क्षेत्र आपने छोड़ा है? समाज सेवी, मतलब 1 मैन आर्मी है ये, एक समाज सेवी हैं, बहुत से वृद्धाश्रम में काम करती हैं, बहुत से बेसहारा लोगों को सहारा बनी हैं उनके लिए। तो कोई ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आपने ना अपना हाथ डाला हो या फिर वहाँ पे ना काम किया हो? देखिए, ये बहुत अपने आप में ऊपर वाले की एक देन होती है, या आपके मन में वो ऐसी बात डाल देता है कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो वो जब देखता है कि आप शिद्दत के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो वो भी आपके साथ हो जाता है। यही शायद मेरे साथ भी हुआ कि मैं कोई एक पर्टिकुलर नाम वाले प्रोफेशन में नहीं जा पाई, तो लेकिन मैंने भी अपने मन में यही सोचा कि सब लोग यही कहते हैं कि एक नाव पे पैर रखो तो आपको मंजिल मिलती है। आपने, लेकिन मैम, उस कहावत को आपने बहुत झूठा साबित कर दिया। कहते हैं कि एक नाव पे सवार हो, 2 नाव पे सवार नहीं होना चाहिए, वरना पानी में छपाक हो जाते हैं। लेकिन आप तो यहाँ पे अनगिनत नाव पे सवार हैं जी। और कहते हैं ना कि जिस तरह से एक स्त्री, एक जो शक्ति है, वो जिस तरह से मैनेज कर सकती है, शायद ही कोई कर सकता है, चाहे घर संभालना हो, नौकरी, बच्चे, ये। लेकिन उस चीज़ को अगर सही मायनों में हमने किसी को देखा तो वो आप हैं। शुक्रिया शुक्रिया। तो ये कैसे चीज़ें शुरुआत हुई आपकी? बस पहले से ही मैं सिर्फ अपने काम से काम रखती थी, क्योंकि मेरे को सच बताऊं खुशबू जी, एक ही चीज़ का शौक़ है, शुरू से था और अभी भी है और हमेशा रहेगा, और किसी चीज़ का शौक़ नहीं है, और वो है मेहनत करने का शौक़। वाह। और कोई दूसरा शौक़ नहीं है। जैसे कि आजकल की ज़िंदगी की आपकी लग्जरी है, कपड़े हैं, घूमना है, फिरना है, गाड़ी घोड़ा, हट हवेली, किसी चीज़ का, सिर्फ मेहनत करने का शौक़ है। और जैसा कि आपने कहा कि उस प्रोवर को, तो वाकई में मैंने भी ये सोचा कि लोग यही कहते हैं कि एक ही नाव पे पैर रखो, एक ही विधा को संभालो, एक ही तरह से जॉब करो, तभी आपका जीवन सार्थक होता है, मंजिल मिलती है, सफलता मिलती है। तो लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अगर आपके मन में कुछ करने की तमन्ना है ना, तो आप, शिद्दत है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो बस मैंने सोचा, अपनी मेहनत को आगे बढ़ाया, और ऊपर वाले का साथ था। सच बता रही हूँ मैं आपको। और इस समय आप सबके आशीर्वाद से कम 35 से ज़्यादा विधाएं हैं जी, बहुत बड़ी बात है। आज भी मुझे ये नहीं मालूम है कि मुझे क्या आता है। क्यों? क्योंकि हमारे घर में जैसे कि कभी भी कोई भी जैसे बताने आने था कि अनीता जी आपको ये काम करना है, बस उसके जाने मैं एक्सेप्ट कर लेती थी। तो घर के लोग ये कहते थे कि कभी ज़िंदगी में कुछ करा तो है नहीं, तो तुमने क्यों ना काम को मना किया? मना क्यों नहीं करा?
भाई कभी करा नहीं है तो क्यों करा, और पहली बार ही वो काम मिलता था। तो बस वही है कि जब आप किसी को कुछ काम देते हैं और आप आगे बढ़ते हैं तो वो बंदा कहीं ना कहीं तो जाएगा ना काम कराने। अगर आपने मना कर दिया तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई वो व्यक्ति कहीं दूसरी जगह जाता है तो कोई दूसरा उस काम को कर सकता है, तो अनीता सहगल क्यों नहीं कर सकती है। तो यही सोच मेरी है। तो कोई भी काम आप दीजिए, कैसा भी कोई काम है, वो काम आपका और मेहनत अनीता की। तो बस यही होते होते मुझे आप लोगों ने बताया, मेरे फैंस ने बताया, मेरे चाहने वालों ने बताया कि नहीं ये काम है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ये काम है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो आज जो है हर काम को पूरी शिद्दत के साथ करते हुए आप लोगों के आशीर्वाद के साथ जो है आपके साथ ही हूँ। और आप लोग जो कहते हैं मैम कि ये जो राजनीतिक इवेंट्स में होस्ट करना था, जी। और आपने ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा के, इससे पहले बसपा में भी किया आपने। सब मायावती जी की स्टेज की भी रौनक रहीं, अखिलेश जी की भी स्टेज पे आप रहीं, और अब योगी जी के स्टेज को भी संभाल रही हैं। जी। कैसे पहला मौका कैसे मिला, कब सोचा कि अब मैं पॉलिटिकल शो में जाऊंगी? वैसे तो मैंने आपको देखा एंटरटेनमेंट वाले में भी रहती हैं, एंटरटेनमेंट में भी रहती हैं, लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं कोई भी इवेंट हो, क्योंकि हम मीडिया से हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कहीं भी जा रहे हैं तो वहाँ देख रहे हैं कि वन मैन आर्मी का जो काम कर रहा है वो वन एंड ओनली डॉक्टर अनीता सहगल जी हैं। थैंक यू तो पहला कब शुरू किया, कब लगा कि मैं स्टेज संभाल सकती हूँ? और आपको सच बताऊं तो मुझे वो याद भी नहीं है। क्योंकि मेरा संचालन कब से कैसे स्टार्ट हुआ, लखनऊ में ही स्टार्ट हुआ था। मैंने कभी जो है कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस फील्ड में आगे बढ़ूंगी, और ख़ास करके यह जैसा कि आपने कहा कि पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में। तो ये कब कौन सा सफ़र, कहाँ से कौन सी सीढ़ी चढ़ते 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 मैं कहाँ पे आ गई, और मुझे खुद भी नहीं मालूम। और मुझे नहीं मालूम था कि मैं इस कार्यक्रम का भी संचालन कर लूँगी, इस कार्यक्रम का संचालन। जैसे कि आपने कहा कि अनीता एक कार्यक्रम है, आपको कार्यक्रम करना है। मैंने कहा कि ठीक है। दूसरे आए, उन्होंने कहा कि आपको इस वाली फील्ड का कार्यक्रम करना है। मैंने कहा ठीक है। कोई दूसरा आए, कोई फिल्मी दुनिया, कोई समाज सेवा का, कोई यहाँ तक कि डेथ यूनिवर्सिटी तक के संचालन मैंने किए हुए हैं। अब आप सोच लीजिए कि कहाँ पॉलिटिक्स, कहाँ एंटरटेनमेंट, कहाँ फिल्मी दुनिया, कहाँ अवार्ड सेरेमनी और कहाँ डेथ सेरेमनी। तो ये ऊपर वाली की देन है। और कब कहाँ कैसे बस चढ़ती चली गई बस। और लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि जैसा कि आपने कहा कि पॉलिटिक्स का जो है होगा, किसी ने मुझे बताया होगा कि जैसे कि किसी विभाग वाले ने, किसी विभाग से कॉल आई होगी तो मैंने मना नहीं किया। मेरी आदत है, मैं कभी किसी को मना नहीं करती हूँ किसी भी काम के। मैंने किया होगा, उनको पसंद आया, उन्होंने दूसरे विभाग को, तीसरे विभाग को, चौथे विभाग को, होते होते बस ये है कि आज आपके सामने है अनीता। और सिर्फ, और जैसा कि आपने कहा कि कोई और नहीं होता है, तो वाकई में मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि मैं भी कहीं जैसे जाती हूँ तो किसी मंच पे होता है तो सबने यही कहते हैं कि नहीं अनीता जी आपने संचालन बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया आपने संचालन। मैं पूरे एक तरह से भारत ही, पूरे यूपी में सब जगह जाते हैं। तो फिर मेरा बस यही कहना होता है कि मैंने, देखिए मैंने नहीं कुछ किया है, उत्तर प्रदेश का नाम अनीता सहगल ने आपके सामने गौरव किया है। क्या बात है। तो इसलिए मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, और उत्तर प्रदेश के माध्यम से मैं अनीता आप सभी के सामने आज के कार्यक्रम का संचालन कर रही हूँ। बस एक बनारस की बेटी ने उत्तर प्रदेश में झंडे गाड़ दिए। जी, मैं बनारस, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि अनीता सहगल कौन है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों की प्यार और दुलार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारे आपके साथ भी है, मीडिया के साथ, सब कोई कहता है कि अवध की शाम प्रसिद्ध है, बनारस की सुबह। और हर किसी को ये दोनों चीज़ें नसीब नहीं होती हैं, या तो वो बनारस का होता है या तो फिर हमारे अवध का होता है। तो मेरे लिए जितने भी मनीषी लोग हैं, जो भी हैं, पूज्य लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, वो बस यही कहते हैं कि बनारस की सुबह और अवध की शाम जो अपनी आवाज़ से गुलजार करता है पूरे भारत में, उसी का नाम है अनीता सहगल। आहा, आई थिंक इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता तो सुनने इतने में। प्यार भरे शब्दों के साथ जो दुआएं मिलती हैं ना, खुशबू जी, तो आप जैसे कहा कि आप कैसे आगे बढ़ती हैं, बस यही है। वहाँ पे कोई मिला, वहाँ पे कोई मिला, वहाँ पे कोई मिला, बस अनीता जी ये करना है, वो करना है। और मैं किसी भी काम को, क्योंकि मेरा ये मानना है कि देखिए, और आपको मैं वाकया बताऊं कि जैसे लोग कहते हैं कि आपको कोई कार्यक्रम करना है तो आपको हफ्ता भर पहले कॉल आ जानी चाहिए, तभी आप रेडी हो पाते हो, सोच पाते हो कि आपको जाना है कि नहीं जाना है, कौन सा कार्यक्रम करना है, मेंटली और खासकर फीमेल्स के लिए पहनना क्या है। अरे
अब आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं इस राजनीति की दुनिया में हूँ। मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरी आवाज़ सब तक पहुँचेगी, जन जन तक पहुँचेगी। और मैं आपको ये बताऊँ कि मैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से अपनी बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखती हूँ। मैं कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भी हूँ। अरे वन मोर। लेकिन उसके लिए क्या है कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर पार्टी का अपना अलग अलग रंग होता है। बिल्कुल होता है। बिल्कुल। और उसी रंग से वो बिना किसी आवाज़ के पहचाना जाता है। हमसे बेहतर कौन जाने। कौन जानता है मीडिया वालों से। तो यही वाली बात हो जाती है कि देखिए, कपड़े तो आपके पास सब कुछ होते हैं, लेकिन एक आपकी भी सोच होती है, आपकी भी शिद्दत होती है, क्योंकि आप सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में दिखाए जा रहे हो। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सच बता रही हूँ मैं कि मैंने इतने कार्यक्रम किए, लेकिन सब कोई मुझसे कहता है नहीं, अब तो आपकी आदत पड़ चुकी होगी, अब आप तो प्रैक्टिस में आ गई होंगी, अब तो आप यूज्ड टू हो गई होंगी। लेकिन मेरा क्या मानना होता है, मेरा हर कार्यक्रम पहला कार्यक्रम होता है। मैं अपने हर कार्यक्रम को अपना पहला कार्यक्रम मान के उसी शिद्दत के साथ, उसी मेहनत के साथ मैं मंच पे पहुंचती हूँ। और आप यकीन नहीं करेंगे, और ये सिर्फ नहीं कि मुझे सिर्फ संचालन करना है, वो मेरा एक परिवार के माध्यम से मेरी दायित्व वाला निर्वाह करने वाला एक काम बन जाता है। और आज भी मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ, मैं कोई मुझे बोले चाहे ना बोले, मैं अपने मन से पूरी शिद्दत के साथ पूरा काम करती हूँ। और रही जैसे कि कपड़ों की बात, कि हम फीमेल हैं तो कपड़ों के, तो मैं भी आपके उस जगह को देख के या पार्टी को देख के ही मैं अपने कपड़े पहनती हूँ। सच बता रही हूँ मैं। तो इसके लिए भी लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं अनीता जी, आपके कपड़े वाकई में, आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है। लेकिन देखिए, फिर वही वाली बात हो जाती है कि जब आपको मालूम है कि यू नो ईच एंड एवरीथिंग, तो फिर आपको मेहनत करने में क्या चला जाता है। आपको अभी उसी तरीके से होना चाहिए, क्या है क्या नहीं है। तो ये कुछ थोड़ा सा अलग सोच है, अलग कुछ काम करने की तमन्ना है, वो है अनीता सहगल। ये तो है। अगर देखा जाए तो ये जो रूम है जहाँ बैठे हैं, ये आई थिंक मेहनत ही है जो चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि देखो अनीता ने ये किया। अरे नहीं, हम हैं अनीता के गर्व है। तो नहीं, ये है। और आप गर्व तो है, लेकिन आप सबको भी मैं बताना चाहूँगी और आपको भी बताएंगे, दिस इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द अनीता सहगल। यानी कि ये मेरी अभी शुरुआत है। जागो, अभी अनीता को सब बहुत जागो। मेहनत करनी है। अगर अनीता मैम यहाँ तक पहुँच सकती हैं ये मेहनत के दम पे, तो आई थिंक मैम, जैसे सब कहते हैं कि चाहे राजनीति हो चाहे फिल्मी, और आप ऐसी हैं जो दोनों को ऐसे पकड़ी हुई हैं, एक हाथ में राजनीति है, एक में फिल्म जी। और ये दोनों ऐसी कहें इंडस्ट्री है या दोनों ऐसा सेक्टर है जहाँ पे जब तक गॉडफादर ना हो, कांटेक्ट ना हो, क्योंकि सिंपल सी बात है, प्रेजेंट टाइम में चाहे राजनीति हो चाहे फिल्मी, काम मिलता कांटेक्ट के बेस पे है, सिस्टम में रह के चलना पड़ता है, तो लोग आपको बुलाते हैं, सीधी बात कहते हैं, सिस्टम में रहिएगा तो सही से रहिएगा जी, एक अपना है ना। जी जी। तो जी। इन चीज़ों का बैलेंस करके चल रही हैं, तो कैसे, किसका शुरुआत, किसने आपको हाथ पकड़ के वहाँ ले गए, कोई सपोर्ट मिला या कोई रहा आपके फैमिली बैकग्राउंड से जिन्होंने आपको ऐसे थोड़ा सा पुश किया? नहीं, खुशबू जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे परिवार में, मतलब मम्मी की तरफ से भी और इधर ससुराल की तरफ से भी, कहीं दूर दूर तक, मतलब कि यहाँ पे ये कहा जाए कि पूर्वज, मतलब मायका का तो पता है, ससुराल में भी कोई नहीं। पूर्वज जिसको कहा जाता है, कि जैसे कहा जाता है ना कि पूर्वज भी होते हैं, वो भी कोई दूर दूर तक कोई नहीं है। मतलब कि खाली संचालन और फिल्मी दुनिया की लाइन में नहीं, किसी फील्ड में कोई नहीं है। मतलब कि नाटक है या नौटंकी है या राइटर है या कोई भी है, किसी फील्ड में भी, मतलब कला का, कोई आर्ट का ये भी नहीं है किसी के पास। तो मतलब वही होता है कि जब नहीं है तो फिर सबकी ज़िंदगी, सभी के परिवार ऐसे चलते रहते हैं। तो आपने कहा कि जैसे कि आपके काम के लिए, तो मैं आपको बताऊं, कोई गॉडफादर नहीं है, कोई पुश करने वाला नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, कोई मेरे पास सोर्स सिफारिश नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और पूरा भारत सब कोई जानता है अनीता का आज जो भी काम करने का तरीका है, अनीता जो भी आपके सामने काम करती है, जहाँ मंच पे पहुँचती है, फिल्मी दुनिया हो या पढ़ाई लिखाई हो या संचालन हो, सिर्फ अपनी मेहनत के ही बल पे है।
मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरे को कोई भी नहीं, कोई जान पहचान वाला नहीं कि जैसे मैंने सिफारिश करी कि वहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है तो मेरा नाम कर दीजिए, नहीं। सब लोग मुझसे कहते हैं कि अब तो तुम बहुत परिपक्व हो गई हो भाई, इस राजनीति में रहते रहते इतने सारे लोगों को जानती हो अपने लिए। मैंने कहा कि नहीं, देखिए ऊपर वाले को जब देना होता है तो वो बिना आपको उसके भी दे देता है, और अगर आपसे छीनना भी होता है तो आप 4 लोगों के बीच में बैठे होते हो, आपके पास सब कुछ वो छीन लेता है। तो इसलिए अगर आप ऊपर वाले के साथ जुड़े रहते हो, उसको मानते हो कि समवन इज स्पेशल इन दिस वर्ल्ड, कोई है इस दुनिया में, तो आपका जो थोड़ा सा जो अट्रैक्शन है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो आपको मैं किस्सा बताऊं, मेरे पास रात में 1-1, 1:30 बजे कॉल आते हैं, डीएम सर लोगों के कॉल आते हैं ये सब जगह कि अनीता अचानक से वो हो गया है कि कल कार्यक्रम है। आप यकीन नहीं करेंगी, मैं कोई उस चीज़ को अदरवाइज़ ले लेते। सर वो कहते हैं कि क्या होगा अनीता, मैंने कहा कोई बात नहीं है सर, आप परेशान मत होइए, आप बस मुझे थोड़ी सी मोहलत दीजिए। खुशबू जी, मैं रात में 1:30 बजे कॉल आती है, मैं आधे पौन घंटे के अंदर मैं अपनी पूरी तैयारी करती हूँ और रात में 2:30-3 बजे मैं उस जनपद के लिए निकल जाती हूँ। तो घर में सब लोग कहते हैं कि क्यों मना कर सकते हो। मैंने कहा सुनिए सब लोग से मैं यही कहती हूँ कि अगर इंसान को कॉल करना होता, किसी व्यक्ति को कॉल करना होता, ये मेरी सोच है खुशबू जी, कि अगर किसी व्यक्ति को कॉल करना होता ना तो वो आपको पहले कर देता, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम ऑल ऑफ सडन नहीं बनता। और स्पेशली फॉर द रिस्पेक्टेड सीएम सर का, द रिस्पेक्टेड पीएम सर लोगों का कार्यक्रम बन ही नहीं सकता कि आपने थोड़े दिन पहले कि अभी कॉल आई है कल प्रोग्राम है, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है भाई। कहाँ 70-80 हज़ार पब्लिक कहाँ रहेगी, कहाँ पे पूरा मतलब आप समझ सकती हैं, स्टेज बनना और सारी चीज़ें, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मीडिया होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारे काम होते हैं। तो वही मैंने घर में सब लोग कहते हैं कि क्यों जा रही हो रात में, अभी कॉल आए तो क्या ज़रूरत है उनको पहले बताना। मैंने कहा नहीं, ये कॉल मेरी ऊपर से आई है, ऊपर वाले ने मुझे कॉल किया है। क्यों? क्योंकि उसने ये कहा है कि अनीता इतने कम समय में ये काम तुम करके दिखाओ, तब तुम्हारी तारीफ है। तो मैं ये जो बुलावा आता है, मैं ऊपर वाले का बुलावा समझ के मैं तुरंत अपनी पैकिंग लगा के रात में 2:30-3 बजे मैं सड़कों पे हो जाती हूँ और मैं निकल जाती हूँ। सुबह पहुँचती हूँ, फिर मंच संभालती हूँ, फिर सारा दिन काम करके फिर रात में मैं फिर रात भर ट्रैवल करके आपके पास आ जाती हूँ। आपने मतलब ऑलमोस्ट जितने भी नेता हैं, बड़े नेता हो, प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति विपक्ष में हो, राष्ट्रपति, यहाँ तक कि एपीजे अब्दुल कलाम से सम्मानित हो चुकी हैं आप, मैं उसको कैसे भूल सकती हूँ। तो सबसे आपने मिली हैं, सबके लिए काम किया हुआ है, उन्हीं के लिए स्टेज संभाला है, और जाहिर सी बात है कि उनकी नज़र पड़ना तो जाहिर सी बात, क्योंकि जब आप बोलती हैं तो वो चुपचाप सुनते हैं। अरे शुक्रिया। तो ऐसा कोई किस्सा है या फिर उनके साथ कोई ऐसा बातें जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे, या सबसे अच्छा आपको किसके साथ लगता है कि अरे इनका इवेंट है तब तो मैं ज़रूर जाऊंगी, जैसे योगी जी हो गए, या फिर विपक्ष की बात करें अखिलेश जी हो गए, मोदी जी हो गए, तो इनके साथ कोई किस्सा है? मैं मिर्ज़ापुर में माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम का संचालन कर रही थी, तो कार्यक्रम हो गया पूरा, क्योंकि ज़्यादा लोग तो होते ही नहीं हैं मंच पे। तो कार्यक्रम के समापन के बाद प्रधानमंत्री जी अभिवादन के लिए इस मंच से लेके, मतलब इस कोने से लेके उस कोने तक, क्योंकि इतनी ज़्यादा जनता होती है, सभी कोई चाहता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी सबके साथ है। तो जब प्रधानमंत्री जी इधर से अभिवादन करते हुए और समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगण उनके पीछे थे, तो वो इधर से आ रहे थे, तो मेरा पोडियम इस साइड था, क्योंकि दोनों अलग अलग बनते हैं। तो मैं अपने पोडियम पे ही खड़ी थी, क्योंकि मैं तो लगातार बोल ही रही थी क्योंकि उनके रिस्पेक्ट में। तो वो नमस्ते करते हुए आए, तो जब उन्होंने मेरे तब पोडियम में देखा तो मुझे वो लम्हे आज भी याद है। भले मेरे पास वो पिक्स है कि नहीं है मुझे नहीं ध्यान है, लेकिन उन्हें ऐसे किए हुए थे और उन्होंने मेरी तरफ देखा और उन्हें हाथ किया, कह रहे बहुत अच्छा करती हो। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, 1 सेकंड के लिए मेरा पॉज आ गया, मेरे को समझ में नहीं आ पाया कि ये हो क्या रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं बहुत अच्छा बोलती है, बहुत अच्छा बोलती है। और फिर वो अपने साथ उसमें फिर आगे के उसमें लग गए। तो ये एक पल का वो जो दुआएं और आशीर्वाद होता है, ये आपकी मेहनत को वो मुकाम दे देता है जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता है। क्योंकि देखिए बच्चा एग्ज़ाम देने जाता है और अगर उसकी कॉपी तुरंत चेक होती है और उसका रिजल्ट बता दिया जाता है, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं होती है। उनको क्या चाहिए, क्या चाहिए। और फिर सबसे बड़ी बात है कि हमारे भारत के सबसे बड़े एग्जामिनर आपके सामने हैं
और मैं एक छोटी सी स्टूडेंट के रूप में वहाँ पे एग्ज़ाम ही दे रही थी। मेरा तो हर एक कार्यक्रम मेरा एक एग्ज़ाम होता है कि मेरे ऑडियंस जितनी है, मेरी पब्लिक कितनी है, मेरी मीडिया कितनी है, मेरे आप लोग कितने हैं, सब लोग ने किस तरीके से उसको अप्रिशिएट करा, उस हिसाब से मुझे कितने नंबर दिए। तो वो मेरा जो है वो लम्हा, तो इस तरीके की जब बातें होती हैं तो दिल में हमेशा देखते हैं, तो उससे क्या होता है ना कि आपको कुछ और ज़्यादा अच्छा करने का मन करता है, कहीं और बस रुकने का मन उस नहीं टाइम करता लगता है कि यही तो चाहिए था, चाहिए था। नहीं चाहिए पैसे, यही चाहिए और जब कोई आपके काम को अप्रिशिएट करे। बिल्कुल। और आपको मैं बताऊं, जैसे कि आप बता रही हैं कि इतने सारे अवार्ड्स हैं, तो इसमें एक अवार्ड अभी आप लोग देखेंगे, आपने भी देखा है कि आपने जैसे बताया कि आपको मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के कर कमलों के माध्यम से सम्मानित किया गया। तो उसका तो बहुत बड़ा किस्सा है। उसका एक किस्सा मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी। मेरे जस्ट राइट हैंड पे वो बड़ी सी फ़ोटो लगी है तो मेरी नज़रें उस पर टिकी हुई हैं, क्योंकि शायद हम उतने बड़े नहीं थे, उनसे मिलना नहीं हुआ, लेकिन जब कोई मिलता है, क्योंकि उनको हम लोग पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, हमारे लिए अब वो होता है ना कि अब हम उन्हीं एग्ज़ाम के तौर पे उनको पढ़ के, उनको देख के फिर हम आगे बढ़ते हैं। जब कोई मिलता है और जब आपने कहा कि मेरे पास किस्सा है, तो बस मैं तो बैठ गई। मैम बताइए। नहीं, वाकई में वो चीज़ ज़िंदगी में मेरे साथ हमेशा, क्या कहा जाए कि एक फ़ोटो फ्रेम की तरीके से मेरी ज़िंदगी में है। और मेरे पास बहुत सारे उनके हर क्षण प्रतिक्षण के पिक्स हैं मेरे पास, आप ज़रूर देखिएगा। तो उनका कार्यक्रम था, मुझे बुलाया गया था कि कार्यक्रम का संचालन करना है, राष्ट्रपति जी के कार्यक्रम का संचालन करना है। मैंने कहा कि ये तो ऊपर वाले की देन है कि मुझे चुना गया। मैं अपने पूरी मेहनत, लगन, परिश्रम के साथ जो है पूरे तरीके से मैं गई वहाँ पे। मैंने कार्यक्रम का संचालन शुरू किया। आप समझ सकती हैं कि जब राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम हो तो कितनी मेहनत होती है, कैसे जनता होती है, मीडिया होती है, क्या होती है, अब आप समझ सकते हो, क्योंकि भारत में कोई उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। उनके कार्यक्रम का मैं संचालन कर रही थी। और उस समय क्या हुआ था कि माननीय राष्ट्रपति जी का जो है APJ अब्दुल कलाम जी का मंच जैसे यहाँ पे है, तो मेरा पोडियम उनके मंच के नीचे दाईं तरफ उस साइड था, कॉर्नर में, क्योंकि पहले उसमें जगह नहीं होगी तो उसको नीचे कर दिया। जैसे हम लोग में होता है कि एक साइड माननीय मुख्यमंत्री जी का बनता है, तो एक साइड हम लोगों का बनता है। लेकिन वहाँ पे जहाँ पे मैं कार्यक्रम करने गई थी, तो वहाँ पे इतनी जगह नहीं थी, तो मेरा पोडियम ज़मीन पे साइड में कर दिया। मैं अपने कार्यक्रम का संचालन पूरे शिद्दत के साथ कर रही थी, कहीं कुछ ना हो। मैंने कहा ठीक है भाई। तो कार्यक्रम करते करते थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि मैं अपने पोडियम पे थी, तो मेरे को पीछे से किसी ने थपथपाया। तो मेरे पीछे काफ़ी भीड़ थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, ओवर क्राउडेड होता है, भाई राष्ट्रपति जी का है। तो मैंने कहा कि भाई होता नहीं कोई किसी से टकरा गया कुछ। मैंने कहा कि नहीं, मैं अपना काम कर रही हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद फिर किसी ने मुझे ऐसे ऐसे करा, तो मैंने कहा कि होगा भाई कोई, अब सब कोई होता है ना, डिस्टर्ब करने वाले बहुत सारे होते हैं। तो मैंने कहा कि कुछ नहीं। तो थोड़ी देर के बाद मैडम, तब मैंने कहा ज़रूर कोई कुछ है। तो फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा कि जी, कह रहे वो आपको वहाँ मंच पे बुलाया जा रहा है। अब आप सोचिए खुशबू जी, बस जैसे ही उन्होंने कहा कि आपको मंच पे बुलाया जा रहा है, उतनी देर में मेरी तो सांस रुक गई। सांस तो रुकी। दूसरी बात, मैंने जितना प्रोग्राम किया था वो मैंने अपनी CD रिवर्स घुमाई। क्यों? मैंने कहा कहीं अनीता तुम्हारे स्टार्टिंग के पॉइंट से लेके और अभी तक कोई गलती तो नहीं हो गई। होता है ना कि भाई आप तो कर रहे हो, आपको नहीं मालूम है कि आपने क्या गलत कर दिया, क्या नहीं कर दिया। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ कि जहाँ से वहाँ से बुलावा आ गया भाई। तो मेरी तो फिर भी मैं तो कह रहे चलिए आपको वहाँ बुलाया जा रहा है। अब वो मैंने कहा ठीक है चलिए। तो मेरे को चलने के लिए ऐसा नहीं कि आप पहुँच जाइए। अरे 2 बड़े बड़े वो बाउंसर जैसे नहीं होते जो आपके, वो मैं बीच में और 2 आगे 2 पीछे, और मुझको लेके जा रहे हैं, जैसे लगता है ना कि फांसी के फंदे पे चढ़ाने के लिए लेके जाया जा रहा है। अब वो आप यकीन नहीं करेंगे, 3 काली काली ड्रेस में, अब मैं बीच में, और राष्ट्रपति जी का वो मंच वहाँ पे, सबकी निगाह है मेरी तरफ कि वहाँ भी बुलावा रहा है, क्योंकि संचालन बंद हो चुका, सन्नाटा हो गया। भाई मैं गई तो ज़मीन से जो है वो सीढ़ी बनी थी मंच के लिए, तो सीढ़ी तक ले जाके मुझे छोड़ दिया गया। वो लोग नीचे रुके, फिर मैं भैया ऊपर गई। अब मेरे को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या था। फिर जब मैं ऊपर गई तो वहाँ पे जो लोग थे बोले कि इधर आइए। मैंने कहा जी। मैं पहुँची तो वहाँ पे मैं खड़ी हो गई। तो वहाँ पे राष्ट्रपति जी बैठे हुए थे सोफ़े पे अपने, तो मैं वहीं पे खड़ी थी। तो
कहते हैं कि ऐसे उन्होंने किया, मैं झुक के गई, आप देखेंगे वो पिक्स। तो उनको मेरे बारे में शायद किसी ने बता दिया था कि ये ऐसी ऐसी लड़की है, ये ऐसी लड़की है। कह रहे क्या करती हो? मैंने कहा जी कुछ एजुकेशन है। देखिए ये मैं आपको लाइव बता रही हूँ पूरी दुनिया को, ये मेरे साथ मेरी इस छोटे से उम्र में ये बहुत बड़ा तोहफा है मेरे लिए। राष्ट्रपति जी के शब्द मेरे कानों में आज भी गूंज रहे हैं। क्या करती हो? मैंने कहा कि नहीं सर, ये जो संचालन हो रहा है ये तुम कर रही हो? मैंने कहा कि जी सर। एजुकेशन है? मैंने कहा कि जी सर। मैंने कहा सर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की स्टूडेंट हूँ, आई एम द टॉपर एंड MSc and BSc। ओ, तो फिर थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि उनके कान में किसी ने कहा कुछ, उनके कान में, जैसे वो बैठे हुए थे तो उनके सिक्योरिटी गार्ड ने कान में आके कुछ कहा। तो मैंने कहा कुछ कहा होगा। तो कह रहे थे आप राइटर वगैरह भी हो, लिखती हो, शेर व शायरी करती हो? मैंने कहा, मन में सोचा, मैंने कहा कि जी। कह रहे सुनाओ। वो फुर्सत के लम्हे थे राष्ट्रपति जी के, कि ऊपर वाले की देन थी कि कायनात आपके साथ जुड़ी हुई थी, आपको कुछ मतलब एक कार्यक्रम के बीच में हो रहा था। ये कार्यक्रम मंच पे चल रहा है, ये मंच पे चल रहा है, सामने आपकी पूरी मीडिया है। और वो इतने धीरे धीरे मुझसे बात कर रहे थे। वो बैठे हुए थे आराम से सोफे पे बैठे हुए थे, इधर सारे सिक्योरिटी वाले खड़े हुए थे, इधर वो खड़े थे, इधर मैं झुक के उनसे मुझसे बात कर रहे थे और पूरा सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंस था। वो इतने धीरे धीरे बोल रहे थे, मैं भी उनकी बात का जवाब दे रही थी। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि, मैंने क्या कह रहे कुछ सुनाइए। अब आप सोचिए कि मुझको आदेश करा गया कि कुछ सुनाइए, और उनको बहुत थे भाई, तो उनको भाई शेर व शायरी वगैरह का उनको भी शौक भी था शुरू से ही, भाई इस माहौल में थे भाई, तो उर्दू उनके साथ थी जन्म के साथ। तो फिर मैंने वहाँ पे भी एक सुनाया उनके, उन्हीं की तारीफ़ में, उन्हीं के उसमें, और बाकायदा भाई अगर आप उसको कवरेज करेंगी ना उस लम्हों को, आप देखेंगी मैं कॉर्डलेस लेके मैं शेर व शायरी कर रही थी, वो मेरे बगल में खड़े थे, मुझे सुन रहे थे, और सुनने के बाद उन्होंने मुझे बहुत 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 ज़्यादा दुआएं दी, अप्रिशिएट किया। और फिर उसके बाद आपको पता है क्या हुआ? तुरंत माइक पे अनाउंसमेंट हुआ कि हमारे बीच में जो संचालन कर रही हैं डॉक्टर अनीता सहगल, उनको राष्ट्रपति जी के कर कमलों के माध्यम से हम यूपी की बेस्ट एंकर का अवार्ड देने जा रहे हैं। वाह! आप यकीन नहीं करेंगी, मतलब मुझे यकीन नहीं हुआ था कि मुझे उसके लिए बुलाया गया। मुझको तो खाली कार्यक्रम का संचालन करने के बुलाया गया था, तो मैं उसी मेहनत से कर रही थी। और जब अवार्ड दिया गया, मतलब फिर उन्होंने मुझे अपने हाथों से अवार्ड दिया, अपने साथ खड़ा किया, अपने साथ पिक्स खिंचवाई, मुझसे बहुत सारी बातें करी। सोचिए वो लम्हे, वो पल आज भी मैं नहीं भूल। तो लोग, सब लोग कहते हैं कि आपने इतने सारे अवार्ड लिए हैं, सब कुछ लिए हैं, लेकिन वो ये था ना कि 100 सुनार की 1 लोहार की हैं, तो 1000 अवार्ड भी है। मतलब इस समय मेरे पास 2-3 हज़ार से ज़्यादा अवार्ड हो चुके हैं, लेकिन ये 2-3 हज़ार अवार्ड एक तरफ, और APJ अब्दुल कलाम जी के माध्यम से जो दिया गया है वो विश्व में देखा जाए तो सबसे बड़ा अवार्ड है। तो ये ऐसी छोटी छोटी प्रसंग, छोटी छोटी बातें मेरे जीवन में आज भी हैं, जो कि मुझे इतनी मेहनत के साथ हिम्मत देती हैं, हौसला देती हैं, और कुछ कर दिखाने के लिए प्रेरित करती हैं कि तुम भी आगे बढ़ो और इतिहास में वो नाम रोशन करो जिसके लिए तुमको आशीर्वाद दिया गया APJ अब्दुल कलाम जी के माध्यम से। क्या बात है! कहें तो सही मायनों में आपकी लाइफ की सबसे बड़ी कमाई यही है, सबसे बड़ी कमाई और है। आपने जिस तरह से अपनी ज़िंदगी में हर पहलू में रंग भरे हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, आपने हर चीज़ को बड़े प्यार से गले लगाया और कहा तुम मेरे ही तो हो, कहाँ दूर जा रहे हो। बिल्कुल अगर सही आपने है। एंकरिंग किया तो बस ऐसा किया कि कोई और रंग वहाँ पे दिखा ही नहीं सिवाय अनीता के। नहीं, तो ऐसा ये कुछ बहुत नहीं ही है। खूबसूरत रहा आपका जर्नी। और एक चीज़ और, जिसे हमने शुरुआत में ही व्रत का जिक्र किया था, जी। और मुझे भी बड़ा क्यूरियोसिटी होता है, क्योंकि आप महीने के 30 दिन की अगर बात की जाए तो उसमें 28 दिन आप काम पे रहती हैं, 2 दिन आप घर पे रहती हो। शायद वो यही 2 दिन है जब ये मुझे मिली हैं, और शायद मैं यहाँ से मैं अपने ऑफिस जाऊँ और मैम पता चले अलग पर ट्रिप पे निकल जाए, बिल्कुल कोई आप सही भरोसा कह- नहीं है। बिल्कुल क्योंकि सही शायद कह- इसीलिए आपको जो अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के इमरजेंसी कॉल भी बोलते हैं। जी जी जी, आपकी तरफ से मुझे इमरजेंसी कॉल उत्तर प्रदेश का कहा जाता है कि कहीं कुछ नहीं हो रहा, अनीता को बुला लो। कुछ नहीं हो रहा, बस कॉल अनीता। जी। तो ये रहता है। तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये क्या कोई ऐसी मन्नतें मांग रखी हैं, या कोई ऐसा पावर आपको मिलता है कि जब भी ऐसा कुछ शूट होता है या कोई इवेंट होता है, आप खाना पीना सब त्याग देती हैं?
शुरू से कुछ ऐसा, या तो फिर आप हमें बताना नहीं चाहती आपकी फिटनेस का यही राज है कि 24 घंटे में अगर आप 15 घंटे काम कर रहे हो तो भैया पानी के बूंद ना पियो, कुछ खाओ नहीं, बस नहाओ और सेट पे पहुंच जाओ और काम करते रहो। मैम यही तो राज नहीं है फिर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी कोई राज नहीं है। देखिए, आपके फिट रहने का, पहली बात तो दूसरे क्वेश्चन का जवाब मैं पहले देना चाहूँगी। फिट रहने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप सकारात्मक सोचिए, पॉजिटिव रहिए, और दूसरी बात, कभी भी किसी की बुराई मत करिए, कभी भी किसी को नीचा मत दिखाइए, और हमेशा दूसरों की मदद के लिए आप हमेशा तैयार रहिए। तो कुछ ये जो बातें हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ऊपर वाले के बताए हुए उस बात को पहले नंबर पे रखिए, अपने निर्णय को सेकंड नंबर पे रखिए, क्योंकि आप एक इंसान हैं, सिर्फ आपके पास 206 हड्डियां हैं, और वो ऊपर वाला 206 हड्डियों के कितने इंसान एक सेकंड के अंदर बना देता है। तो उस कोई ना कोई तो इस ब्रह्मांड के अंदर है। तो मैं तो इस बात को मानती हूँ कि मैन पोजेस गॉड डिस्पोजेस, मन चेती होत ना प्रभु चेती तत्काल। तो इसलिए अगर इस बात को अगर हर इंसान मान लेता है तो आप देखिए, आपके लिए पूरा विश्व, पूरी दुनिया, उसके द्वारा बनाई हुई सारी चीज़ें आपको एकदम तुच्छ लगने लगेंगी। आपको कोई अट्रैक्शन नहीं रह जाएगा, कोई आपकी शौक नहीं रह जाएगा, कोई आपका एक्साइटमेंट नहीं रह जाएगा। आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लाइफ जिएंगे। और उसके साथ क्या होता है, जब आप नॉर्मल हो जाते हो तो आपको फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, कि आपको कहीं जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और दूसरी बात, एक इंसान कहता है कि वक्त, आप करके देखिए, आपके पास वक्त ही वक्त होगा। मैं ये गारंटी के साथ कहती हूँ। कूल रहना, पॉजिटिव रहना, बोलना बहुत आसान है, लेकिन रहना बहुत मुश्किल है। उसके लिए शिद्दत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, ऊपर वाले के साथ आपको अपने को जोड़ना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि इंसान आजकल सबसे बड़ा काम करता है वो है गुस्सा होना। फटाक से गुस्सा हो जाता है, और शायद कहा जाए कि एक आजकल सेकंड में हो जाता है। नाम, फेम, शोहरत पाना शायद थोड़ा आसान है, लेकिन ज़िंदगी में शांति और सुकून पाना थोड़ा मुश्किल है। और आजकल शायद यही वजह है, आपको मैंने इतनी मेहनत, सारी चीज़ें मैं पहले से आपको जानती हूँ, हम पहले भी मिले हैं, बात किए हैं, और जिस तरह से आपने बताया, तो मुझे अभी हाल ही में एक किस्सा आया कि एक नामचीन लड़की थी, इन्फ्लुएंसर थी, उसके फॉलोअर्स सिर्फ घट रहे थे तो उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। वो पेशेंस नहीं, वो सुकून नहीं। तो ऐसे किस्से आते हैं। और फिर एक तरफ हम आपको देखते हैं कि आपके भी पैर खींचने के बहुत लोगों ने कोशिश किया, पर आप रुकी नहीं। तो देखिए, फिर सबसे बड़ी बात हो जाती है कि अगर आपको कुछ कर दिखाने की तमन्ना है अपनी मेहनत के बल पे, तब तो आप नहीं रुकेंगे। और दूसरी बात यह है कि अपने को संभालने के लिए, पेशेंस के लिए, जैसे मैंने कहा ना, बड़ी मेहनत का काम है ये। क्योंकि इंसान एक बार किसी को माइनस में डाल देता है, फिर वो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। कुछ यूथ को कहना चाहेंगे? मेरे साथ पता है आपको, मैं बताऊं, बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, मैं आपको बताना नहीं चाहिए, लेकिन आज आप सुन रही हैं तो अब हम बिंदास में दुनिया तक पहुंचाऊंगी इस बात को। बहुत सारे ऐसी बातें हैं कि जब मैं कभी कभी मंच पे जाती थी तो पता चला कि वहाँ पे दूसरा कोई पहुँच चुका। मैं घर से तैयार होके गई, पूरी तैयारी करके, सब कुछ करके, जब वहाँ पे गई तो देखा कोई है, लेकिन नहीं खुशबू जी, मैंने जरा सा भी, मतलब 0.01% भी रिएक्शन नहीं किया, दिखाया, कोई रिएक्ट नहीं किया, कोई रिएक्ट नहीं। मैंने कहा कि नहीं वो है, मैं चुपचाप बैक टू पेवेलियन अपने घर आ गई। और घर आके भी जब लोग ने कहा, सबने, कि क्या हुआ, मैंने कहा कोई बात नहीं, वहाँ पे कोई था। तो कह रहे तुमको कहना चाहिए था, तुमको प्रॉब्लम थी तो तुमको उनसे शिकायत करनी चाहिए थी, फ़ोन करके उनसे बात करो ये। मैंने कहा कि नहीं, वो मेरे पास नहीं थी वो चीज़, तो इसलिए वो पहुँच गया। अगर मैं आपको सच बता रही हूँ, अगर मेरे स्थान पर कोई दूसरा होता तो जैसा आप कह रहे हैं कि पेशेंस नहीं है, तो कोई ना कहीं बवाल ज़रूर होता है। तो ऐसे बहुत सारे मेरे पास किस्से हैं। लेकिन अनीता का क्या सोचना है, अपने को मैं गिरती हूँ, मुझको पीछे से धकेला जाता है, मैं खुद उठती हूँ, धूल झाड़ती हूँ, खड़ी होती हूँ। और मेरा ये मानना है कि जब उठो तो कभी पीछे मुड़ के मत देखो कि किसने तुमको धक्का दिया। ये मेरा खाली सोचना है, क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ करना है। दिस इज़, मैंने आपसे बार बार कहा, मैं कम से कम 3-4 हज़ार से ज़्यादा मैं संचालन कर चुकी हूँ, 2,5-3 हज़ार से ज़्यादा आपके पास अवार्ड हैं, 35 से ज़्यादा विधाएं हो चुकी हैं, बहुत कुछ है। इसके बारे में जानना है, ये भी मेरी जो है ये स्टार्टिंग जर्नी है। तो इसलिए
खड़ी होती हूँ, धूल झाड़ती हूँ और चलती नहीं हूँ, दौड़ती हूँ। और दौड़ती हूँ और तब तक दौड़ती हूँ जब तक कि मंजिल नहीं मिल जाती, और कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो ये आपके काम करने का एक अपना एक तरीका होता है जिससे कि आपको कभी थकावट नहीं होती, क्योंकि नेगेटिव चीज़ नहीं है ना। और मैं नेगेटिव सुनना भी नहीं चाहती, नेगेटिव करना भी नहीं चाहती। और जो लोग मेरे सामने कभी नेगेटिव कहते हैं तो मैं डिलीट बटन दबा देती हूँ। क्यों? क्योंकि अनीता के पास इतना वक्त नहीं है कि हम सामने वाले की नेगेटिव बातों को सुने, उसको फिर हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करें, फिर उसको हम समझें, फिर हम आत्मसार करें, फिर हम आपसे बात करें। तब तक तो अनीता जाके वापस आके काम करके आ चुकी होगी। क्या तो ये बात। कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो मुझे थोड़ा सबसे अलग रखती हैं। बस इतना ही तो थोड़ा सा बूस्टअप चाहिए। आई थिंक आपसे कुछ सीखना चाहिए तो ये और सीखना आपने चाहिए। कहा जैसे कि उस लड़की की बात कही कि उसके फॉलोअर्स ही नहीं थे तो उसने फॉलोअर्स सुसाइड थे, कर लिया। हाँ, मिलियंस में फॉलोअर्स थे, अच्छी नामचीन लड़की, लेकिन वो फॉलोअर्स कुछ दिन के लिए घटना शुरू हो गए। बताइए। इसकी वजह से उसने वो कदम उठा लिया। तो देखिए ये इन सब की देख के लगता है कि यूथ कहाँ जा रहा है। जा नहीं रहा है, वो वापस आ रहा है। इसमें सबसे बड़ा हाथ होता है शिक्षा का, एजुकेशन का। लोग कहते हैं एजुकेशन से क्या, बस थोड़ी सी इंग्लिश बोलना सीख जाओ, अपने आप को पढ़ा लिखा समझो। नहीं, देखिए शिक्षा जो होती है ना, शिक्षा और अनुभव दोनों में फ़र्क होता है। शिक्षा जो है, शिक्षा और ज्ञान दो चीज़ होती है, दोनों में फ़र्क होता है। एक शिक्षा है जो कि पैसे दे के आप खरीद सकते हैं, लेकिन ज्ञान जो है आप पैसे से नहीं खरीद सकते। तो आजकल का जो यूथ है जो बैक की तरफ बढ़ रहा है, माइनस में जा रहा है, तो उनमें ज्ञान की कमी है। एजुकेशन तो वो अपने पैसे दे के, घर की प्रॉपर्टी दे के, देखिए आज सब कोई भी खरीद सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ जो ज्ञान अगर आपको है तो आपको कभी वो गलत रास्ते पे नहीं जाने देगा। ये मेरा मानना है। अगर आपकी परवरिश सही रास्ते से हुई है तो आप कभी भी डगमगाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चे को तब तक संस्कार दे के उसको मजबूत बनाना चाहिए जब तक कि पेड़ का तना हरा रहता है। क्योंकि कहावत कही जाती है कि हरे तने को आप जैसे मोड़ेंगे वो मुड़ जाएगा, लेकिन पेड़ पे झूला तभी पड़ता है जब पेड़ का तना भूरे रंग का हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है, तो वो मजबूत हो जाता है, तो उस पर हम झूला डाल देते हैं। वही ज़िंदगी का फलसफा है। जब तक हमारा तना हरा है, रिक्वेस्ट करूँगी मैं माँ बाप से, पेरेंट्स से, कि अपने घर में अपने बच्चों की परवरिश तब तक संभाल के करें जब तक कि उनका तना ब्राउन नहीं हो जाता है, तब उनको समाज में उतरने की रजामंदी दें। उसके पहले रजामंदी ना दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि बच्चा रोया भला, अपना रोया भला नहीं। तो ये छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो गहरी हैं, अगर उनको हम आत्मसार कर लेते हैं तो हमें अपने आप रास्ते मिलते चले जाते हैं। तो इंसान कहीं विचलित नहीं होता है और वक्त ही वक्त आपके पास होता है। सबसे बड़ी बात होती है कि बीमारियां आपके पास नहीं आती हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी ने क्यों कहा कि आप बहुत ही अच्छी एंकर है। आपको बहुत सुनने का मन करता है, और आई थिंक इस बात से एग्री मेरे दोनों कैमरामैन भी करेंगे, जो बहुत ही शांति से बैठ के हर चीज़ पे अपना सर हिला रहे से आप उनसे बात कर रही हैं। और सच में मतलब जो आपका नज़रिया है ज़िंदगी जीने का, उसको देखने का, ये बहुत ही अलग है। और आई थिंक ये नज़रिया अगर सबने अपना लिया तो कोई रोएगा ही नहीं, कोई हाँ, दुखी ही नहीं हो, कोई किसी को देख के जलेगा ही नहीं। दिक्कतें सही वहाँ बात है, है। सारा खेल आपके मन का है। अगर वो हम आपके बस में है तो आपने दुनिया जीत लिया। आपको मैं सही बताऊं, मतलब मैं आपसे भी, दर्शकों से भी और आपसे भी कह रही हूँ कि आज की इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में लोग इतने परेशान हैं। अगर मेरी खाली एक ही क्वेश्चन कर, मैं मंच पे भी होती हूँ तो ये क्वेश्चन ऑडियंस से करती हूँ कि कोई भी मुझे खड़े होके बस ये बता दे कि उसके बैंक में कितने पैसे हैं। कोई के पास इस बात का जवाब नहीं है। आप भी बैठे हैं, हमारे कैमरामैन भी बैठे हैं, आप भी बैठी हैं, कोई मुझे इस बात का जवाब नहीं दे सकता। तो जब आपको अपने द्वारा कमाए हुए पैसों का भी आपको अंदाज़ा नहीं है, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी का अंदाज़ा किस बेस पे रखते हो? लोगों से पूछो कि क्यों, कह रहे बुढ़ापे के लिए, डॉक्टर के लिए पैसे कमा रहे हैं।
अरे तो डॉक्टर को बुढ़ापे में बीमारियों को में देने के लिए आप पैसे कमा रहे हो। अगर आपके पास ज्ञान है तो उस पैसे के साथ आप अपनी बॉडी को अपने समय से संभालो ना, कितना पानी पीना है, कितना खाना खाना है, कौन सी कैलोरीज, कौन से विटामिन, कैसे रहना है, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उस बैंक बैलेंस की जो कि आपने लिख रखा है कि हम बीमारी में अपने डॉक्टर को देंगे। तो ये आपके दिमाग में यहाँ पे सोच है ना, माइनस सोच है, तो वो माइनस सोच कितने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। वही वाली चीज़ होती है कि देखिए बिजली यहाँ से गिरती है, आप तो है सभी कोई जानता है कि बिजली गिरी, बिजली कड़की, तो बिजली यहाँ से गिरती है ना, यहाँ से गिरती है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, वो कहाँ जा रही है, कितने लोगों को डैमेज कर रही है, क्या कर रही है, किसी को नहीं पता चल पाता। वही चीज़ हमारी बॉडी में, ब्रेन में, ये हमारा ब्रेन यहाँ पे, आपने गलत सोचा और गलत सोचा तो पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ उसको फैलना होता है वो माइनस चीज़ें पहुँचा देता है। माइनस चीज़ें पहुँची नहीं, माइनस एंजाइम से स्टार्ट हो जाएंगे, माइनस सोच आपकी स्टार्ट हो जाएगी, फिर आपकी बॉडी में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। फिर आप कहते हैं हमें भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लग रही, उल्टी आ रही, डिहाइड्रेशन हो रहा है, थकावट हो रही है, नींद नहीं आ रही है, बेचैनी सी हो रही है। तो जरा सा गलत सोचना आपके प्रॉब्लम, और फिर क्या होता है, शाम तक होते होते घर वाले धक्का देकर हॉस्पिटल पहुँचा देते हैं। तो मैं आप लोगों से भी ये अनुरोध करना चाहूँगी, छोटी सी बची ज़िंदगी, लोग कहते हैं ज़िंदगी एक बार मिलती है, अनीता सहगल कहती है मौत एक बार मिलती है। क्यों? ज़िंदगी तो आपको रोज़ सुबेरे एक नई मिलती है। तो मेरी बात मानिए, रोज़ सुबह मिलने वाली उस नई ज़िंदगी के बारे में सोचिए, क्योंकि वक्त नहीं रुकता है, जो पल बीत जाता है वो वापस लौट के नहीं आता है। तो इस खूबसूरत ज़िंदगी के लम्हों को जिए और उसको आगे बढ़ाइए, जिससे कि आपको लोग याद रखें मौत एक बार मिलती है। तो इस फ़लसफ़ा को बदल दीजिए। आहा, बस हो गया। आज का ज्ञान तो मैं नोट डाउन करने वाली नहीं, ये ज्ञान नहीं है, जैसा कि आपने कहा कि आप अपने को फिट रखती हैं, जी। ये उसका एक आंसर है। बिल्कुल मैम। तो फिट रखने के लिए ज़रूरी नहीं होता है कि आप सुबह वॉक पे जाइए, आप इतने जिम जाइए, ये खाइए वो खाइए, तो पूरे दिन तो आप उसी में बिजी रहेंगे। मन से स्वस्थ तो तन से स्वस्थ। तो आप काम कब करेंगे जब आप पूरे टाइम यही बिजी रहेंगे कि नहीं मुझे 4 बज गया मुझे टहलने जाना है, सुबह के 6 बज गए मुझे टहलने जाना है। तो ऐसे नहीं होता है वो चीज़ है। तो ये है आपके सामने अनीता सहगल की ज़िंदगी और बहुत सारी फिल्में अब भी हैं। मैम ये इस पे आते हैं पहले, 35 विधेय क्या है एग्जैक्टली, जो विधेय है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे इनको हासिल? हाँ, पूछिए बताइए। ये जो 35 विधेय क्या क्या है, इसमें क्या क्या अचीव किया है आपने? अचीव तो मैंने खुद भी, मुझे नहीं मालूम कि मैंने क्या अचीव किया है। जैसे मैंने आपको बताया था, मुझे आप जैसे लोग, प्यारे लोग, मेरे ऑडियंस, मेरी दर्शक मुझको बताते हैं कि अनीता ये करना है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और करके दिखाते हैं। तो फिर वो एक काम सा बन जाता है। जैसे कि आज जो है आपके सामने, सबसे पहले तो मैं आपकी राष्ट्रीय उद्घोषिका, और साथ ही साथ मैं आपके स्टूडेंट्स भी पढ़ाती हूँ, क्लास 6 से लेकर मैं CBSE IIT PMT तक विदाउट बुक पढ़ाती हूँ। कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी बुक, कोई भी किताब, कभी भी आप अनीता सहगल से कोई भी टॉपिक आप पढ़वा सकते हैं। तीसरी बात विधाओं के साथ है, मैं आपकी लेखिका भी हूँ, कवित्री भी हूँ, कहानीकार भी हूँ, शायर भी हूँ। मेरी एक किताब 14 कहानियों की अभी निकली थी, नया सवेरा, और इस साल 2025 में एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है अनीता सहगल के माध्यम से। वो समय आएगा तो आप सबको ज़रूर पता चलेगा। दूसरी बात, मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, मैं कवि सम्मेलन, मुशायरे में भी जाती हूँ, कि मैं शायर भी हूँ, और बच्चों के स्कूल के प्रोजेक्ट्स भी बनाती हूँ। रंगोली भी है, कलश भी है, शादी ब्याह की पैकिंग भी करती हूँ, मेहंदी भी है, मैं आपकी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भी हूँ, मैं शो स्टॉपर भी हूँ, और मैं आपके शेर व शायरी वगैरह भी लिखती हूँ, और घर के जितने भी काम्स हैं वो सब करती हैं। एक NGO है मेरी, ग्लोबल क्रिएशंस के नाम से, जिसमें मैं आपके वृद्धा आश्रम है, गरीब औरतें हैं, स्लम एरिया की लड़कियां हैं, बालिकाएं हैं, उन सब का पूरी परवरिश करती हूँ। और सोलो, कोई भी कहीं से भी आर्थिक मदद नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अकेली अनीता सहगल सब कुछ संभालती है। दूसरी बात, मैं बहुत गर्मी की छुट्टियों में वर्कशॉप वगैरह लेती हूँ, और क्योंकि उन औरतों के लिए कि वो औरतें जो कि कहती हैं कि काश हम भी पढ़ जाते, तो आपके लोगों के तरीके से हम भी नौकरी करते, तो उनके दिल में कहीं ना कहीं वो रहता है कि हमने कुछ नहीं किया ज़िंदगी में। तो नहीं, मैं समाज, क्योंकि मैं एक समाज सेविका भी हूँ, तो उन लोगों को मैं मोटिवेट भी करती हूँ, उन लोगों को समझाती हूँ कि नहीं देखो बहन, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई नौकरी करे, तुम्हारे पास भी ऊपर वाले ने एक प्रतिभा दी। कोई, हर व्यक्ति के पास एक प्रतिभा पहचानने की ज़रूरत होती है। कहते हैं कि क्या है, तो मैं उन लोगों को गर्मी की छुट्टी में
पेंटिंग बनाना सिखाती हूँ। और पेंटिंग कैसी होती है? बिना पेंसिल, रबड़, कागज, स्केल, कलर, ब्रश की। यानी कि कूड़े कचरे से, जो अनुपयोगी वस्तुएं होती हैं, जो चीज़ें आप लोग यूज़ करके फेंक देते हैं, उससे मैं पेंटिंग बनाती हूँ। तो मैं उन लोगों के पास गई, मैंने कहा देखो बहन, तुम लोगों के पास मैं वर्कशॉप लेती हूँ, कुछ सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं। गैया का भूसा है? गैया है? कहते हैं हाँ बहनी। तुमने कहा गैया का भूसा है, भूसा ले आना। पुराने कपड़े हैं, दफ्ती है, सब कुछ है। बस इन सब चीज़ों के साथ मैंने आकृति देखी, भूसे के साथ मैंने पेंटिंग बनाना सिखाती हूँ मैं। सब कुछ है, भूसा है, आपके घर के नाड़े पड़े होते हैं, आपकी जो है पुरानी चाउमीन हो जाती है, जैसे कि आपके साबूदाने पुराने हो गए, छोटे हो गए, आपके ड्राई फ्रूट्स खड़े हो गए, आपकी मोरंग है, बालू है, सीमेंट है, टूटी हुई चूड़ियाँ हैं, बटन है, मतलब बहुत कुछ जो आप झाड़ू लगाते हैं वो छोटे हो जाते हैं, फूल झाड़ू हो जाते हैं, उसके ढेर हो जाते हैं। मतलब जिस तरीके की जो कूड़ा कचरा होता है उससे मैं जो है पेंटिंग बनाती हूँ। उससे क्या होता है कि उनके 5 पैसे भी नहीं खर्च होते हैं, और जब वो वर्कशॉप करके जाती हैं तो फिर उसके बाद जो वो पेंटिंग बनाती हैं, फिर उसके बाद वो जो सेल करती हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। और दूसरी तरफ आपके अगस्त के समय में जितने भी स्लम एरिया के बच्चे होते हैं उनको मैं घर बुला के राखी बनाना सिखाती हूँ। और 15 दिन तक, 20 दिन तक मैं उनको राखी बनाना सिखाती हूँ, और आखिरी में मैं पूरी राखियाँ उनको दे देती हूँ। हमने कहा जाओ तखत लगाओ और राखियाँ बेचो और अपने घर की स्थिति को मजबूत करो। तो हुनर भी आ जाता है उन लोगों को, और उनको उठने बैठने का सलीका भी मैं सिखा देती हूँ, और वो अपने रोज़गार के लिए अपने परिपक्व भी हो जाते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारे काम हैं। अब जैसे कि बड़े बोल नहीं बोलना चाहिए, कोरोना आया था जब मैं, तो उसमें मैं कोरोना वॉरियर के रूप से मुझको बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए थे। तो आपकी आशीर्वाद से, दुआओं से मैंने फ़ोन के माध्यम से कम 2-3 हज़ार लोगों को डबल वैक्सीनेशन कराई थी, खुद अपने बल पे। और मैं आपको बताऊं, कोई भी ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था। वो लोग थे जो लोग सड़क पे झाड़ू लगा रहे थे उस समय, सब्जी बेच रहे थे, कूड़ा उठा रहे थे, स्लम एरिया के थे, गांव वाले थे, बूढ़े थे, सब उन लोगों को जिनको ये नहीं मालूम था कि हमें वैक्सीनेशन कहाँ करानी है, कैसे उसके साथ रहना। तो एक एग्जाम्पल बस मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि कोई भी एक गरीब था, मैं उसके पास गई, मैंने उसका फ़ोन नंबर लिया, लेके मैं घर आ गई। उस फ़ोन नंबर पे मैंने उससे बात की, मैंने कहा कि भैया कल आपको जाना है कोरोना की वैक्सीन लगवाने। कहता है ठीक। मैंने उस नंबर से वहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन कराया, अपने बल पे रजिस्ट्रेशन कराया, उसको बताया कि देखो ये भैया वहाँ पहुँचेंगे। और जैसे फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा भैया तुम खाना पीना खा के, क्योंकि ये लोग तो गरीब, उन लोग को मालूम नहीं, पूरे तरह के वहाँ भेजा। जैसी वैक्सीनेशन है मैंने वहाँ पे फ़ोन किया, मैंने कहा कि इसका जो पर्चा है उसकी फ़ोटो मेरे पास भेजो। वो फ़ोटो मैं अपने पास मंगाती थी, उसको घर पहुँचाती थी फ़ोन पे कि अब तुम घर जाओ, और फिर उसको ये बताना कि कैसे आराम किया जाता है, कैसे खाया जाता है, क्योंकि इन लोगों को तो छोटी सी बात पे लोग परेशान हो जाते हैं ना। इन लोगों को तो थोड़ी सी एजुकेशन तो है नहीं, तो उनको तो वैसे संभालना पड़ता है। फिर उसको खाना पीना सिखाया, उसकी तबीयत ख़राब हुई, बुखार हुआ, उसको नॉर्मल करने में टाइम। फिर 6 महीने के बाद दूसरे जहाँ टाइम है, फिर मेरा रात में फ़ोन किया, मैंने कहा भैया तुमको फिर पहुँचना है। फिर वहाँ पहुँचा, फिर मैंने वो काम किया। फिर इस तरीके से 2-3 हज़ार लोगों को मैंने वैक्सीनेशन कराई। कोई भी मेरा स्वार्थ नहीं था। और मैंने बाई ईयर, जैसे कि आप जानती हैं, मेरे घरेलू नुस्खे भी हैं, क्योंकि मैं घरेलू नुस्खे पर ही रहती हूँ, और दूरदर्शन के माध्यम से भी मेरे बहुत सारे एपिसोड्स हैं। और तो मैंने बाई ईयर, यानी कि फ़ोन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे अपने को सुबह से लेकर शाम तक की आपकी डाइट होनी चाहिए, वो मैंने सेवा करी थी कोरोना में। तो इस तरीके के बहुत सारी ऐसी है जितने भी। और सबसे बड़ी बात है, जब मैं एजुकेशन पढ़ाती हूँ तो मैं जितने स्लम एरिया के बच्चे हैं उनको मैं फ्री एजुकेशन देती हूँ। ओके। फ्री एजुकेशन कैसे देती वक्त हूँ। कैसे मैनेज होता और है? बच्चों के स्कूल के प्रोजेक्ट्स बनाती हूँ मैं। फीस अच्छा, के तो उसकी वक्त बायोलॉजी कैसे की मैनेज फाइल। होता है मैम? अब आपने आपसे क्या कहा कि अगर आप सिर्फ आप काम कीजिए, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, देखिए वो क्या नहीं करके दिखाता है। हम तो, मैं सच कहती हूँ, मैं पूरी दुनिया से कहती हूँ कि ये विश्वास अपने अंदर रखिए। बाई चांस आप किसी मुसीबत में फंसे हैं, कहीं आपको जाने में देर हो रही है, अगर आपके साथ उसके साथ जुड़े हैं, आप सिर्फ अपना काम करिए, देखिए आप जब वहाँ पहुँचेंगे तो आप जब पहुँचेंगे उसके बाद ही वो काम होगा। ये विश्वास है अनीता सहगल का। तो इसलिए वक्त कैसे मिलता है ये मैं आपको नहीं बता सकती। क्यों? क्योंकि मुझे खुद भी नहीं मालूम है कि वक्त कैसे मिलता है इतने काम करने के बाद। बस कर्म ये करते मैनेजमेंट जाओ। मेरा ऊपर वाला देखता है, काम में मेहनत करती हूँ। बच्चों के स्कूल के प्रोजेक्ट्स बनाती हूँ, शादी ब्याह आती है, मैं पैकिंग भी करती हूँ, आपके मंडप भी बनाती हूँ, कलश भी बनाती हूँ, रंगोली भी बनाती हूँ, और आपके साथ साथ सब कुछ है। आपका कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भी हूँ,
बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब कि आप खाना वाना सब, तो पाक all विद्या भी rounder। है, आपकी बागवानी भी है, स्वेटर भी बना लेती हूँ, सब मतलब जो आपको जहाँ चाहिएगा वहाँ पाइएगा। बैठती नहीं है बस, जहाँ अच्छा कुछ नहीं है और चलो बहुत सारे गार्डन में काम करते हैं, अरे अच्छा कुछ नहीं नहीं है नहीं, चलो आपके किचन बहुत में सारे काम करते हैं। न्यूज़पेपर्स वगैरह मेरे आर्टिकल्स जाते मैंने हैं, पढ़े बहुत हैं, सब मैंने कुछ है, देखे हर हैं। मैगजीन में मेरी कहानियाँ जाती हैं, मैंने मतलब आपको सब कई कुछ है। डिबेट्स में भी पार्टिसिपेट हाँ, करती ये हैं, जो सेंट्रल भी डिबेट्स, बड़े मुद्दे हैं उस पे अपना यस। खुलकर अपना जो है अपनी जो सोच है उसको आवाज़ प्रॉपर आवाज़ जो है उसको बताती हैं। और या फिर किचन में हो, यस। लजीज खाने बना, भाई बनारसी नहीं, हैं, पूर्वांचली हैं, इनके अरे हाथ में टेस्ट नहीं होगा तो किसके हाथ में होगा। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है, वो पूरा भी फुल विटामिन मिनरल्स और उसके साथ, क्योंकि देखिए खाना तो सबको ही खाते हैं, लेकिन खाना ऐसा खाना चाहिए कि जिसमें आप थोड़ा सा खाइए लेकिन उतने में आपको सब कुछ मिल जाए। तो आपको कहीं कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ना वॉक करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको जिम जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको कसरत करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको डाइटिशियन के पास जाना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप कहना मान के देखिए। तो इस सब के लिए आपको पहले अपने को संभालना पड़ेगा, लॉन्ग ब्रीदिंग करके आपको अपने को ये कहना पड़ेगा कि नहीं तुम्हें ये काम करना है, तो आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। और आपको मैं बताऊं, मैं अपने बारे में नहीं बताना चाहूँगी, मेरे लिए मैं पूरे भारत में बाई रोड चलती हूँ, क्योंकि मैं फ़्लाइट से काम ही नहीं कर सकती, क्योंकि परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का हेलीकॉप्टर कितने बजे आ रहा है, कितने बजे नहीं आएगा, फिर इतनी हमारी 80-90 हज़ार पब्लिक जब निकलेगी तब हम निकलेंगे, 2 घंटे पहले एयरपोर्ट में पहुंचना, तो नॉट पॉसिबल। और हर जनपद में आपके वो भी नहीं है, तो हम पहली बार हो भी तब भी हम नहीं पहुंच सकते, तो इसलिए मैं बाई रोड चलती हूँ। तो मेरे लिए आपके सारे लोग यही कहते हैं, और मैं रात में ट्रैवल करती हूँ। तो ये कहा जाता है कि जब पूरी दुनिया सोती है तो अनीता सड़कों पे होती है। हाँ। तो ये है, रात भर मेहनत करती हूँ, रात भर यात्रा करती हूँ, सुबह वहाँ पहुँच के मैं कार्यक्रम करती हूँ, फिर रात में यात्रा करती हूँ, फिर मैं आपके सामने हूँ और ये सब करती हूँ। तो मैम फिल्मों की तरफ रुझान कैसे बढ़ा, उधर कब गई आप? और ऐसा फिल्म भी नहीं कि एक दो फिल्में किया 100 हो, से ज़्यादा फिल्म 100 से ज़्यादा फिल्में हो गई। मैं खुद कई फिल्मों के सेट पे आपसे मिल चुकी हूँ, हम इंटरव्यूज़ कर चुके हैं इस फिल्म से रिलेटेड। तो कैसे उधर, क्योंकि इतना सब कुछ देखे लगता है इंसान एक काम ढंग से कर ले उतने में वो रहता है कि अरे बिल्कुल आप बहुत सही काम कह है। रही है, बिल्कुल आप सही और कह आप रही हैं। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स भी नहीं छोड़ रहे हो, आपकी जो क्रिएटिविटी है उसके साथ भी आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो, आपके अंदर जो एक समाज सेवी छुपी है उसको भी आप एक तरह से ख़त्म नहीं कर रहे हो, उसको भी नहीं, कह रहे हो कि तुम सोचो, तुम दिल से नहीं सोचो, करती मैं हूँ। दौड़ूंगी, मेरा शरीर है ना, जब तक चलेगा तब तक मैं नहीं दौड़ूंगी। चलेगा क्या, मैं तो आपको बता रही हूँ कि मैं पूरे लास्ट मोमेंट, अभी आपकी बताऊँ किस्सा है रक्षाबंधन का। मैं सोसाइटी में रहती हूँ, तो आप सभी लोग जानते हैं कि सोसाइटी में गार्ड होते हैं, मेरे कोई भाई नहीं है। रक्षाबंधन की बात थी, एक किस्सा बस छोटा सा मैं बताना चाहूँगी, उसके बाद आपकी बात का जवाब दूंगी। कि रक्षाबंधन का दिन था, मैं भी ऐसी अपने बालकनी में बैठी थी, तो मैंने ऊपर से देखा कि सारे गार्ड जो हैं सब अपनी अपनी ड्यूटी पे मुस्तैद थे। तो मेरी माइंड में क्लिक हुआ कि मैंने कहा आज तो रक्षाबंधन है, ये लोग अपनी ड्यूटी पे हैं, भाई त्यौहार तो त्यौहार होता है, सबके लिए त्यौहार होता है। तो फिर वही मैंने ऊपर से खाली पूछा, मैंने कहा कि भैया आप लोग यहाँ पे, आप लोग त्यौहार? कह रहे नहीं मैडम हम लोगों की तो ड्यूटी है, हम लोग कैसे त्यौहार मनाएंगे। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं अंदर आई। खुशबू जी आपको यकीन नहीं होगा, मैंने तुरंत ये प्रण लिया कि नहीं अनीता, आज तुमको कुछ करके करना है। मैंने तुरंत यहाँ पे सोसाइटी के हेड में वहाँ पे फ़ोन किया, मैंने कहा कि मैं हॉल में पहुँच रही हूँ, सारे गार्ड को बुलाई, जितने भी गार्ड भैया लोग हैं सबको वहाँ बुलाई। कह रहे क्या करना है? मैंने कहा कि मैं आज अपने सारे गार्ड भैया लोगों को मैं रक्षाबंधन पे राखी बांधने आ रही हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने 100 से ज़्यादा राखियाँ खरीदी, फल फूल मेवा मिष्ठान गिफ्ट सब मैंने ख़रीदा। मैं वहाँ पे गई, पूरे सारे गार्ड भैया लोग को बुलाया, एक एक को मैंने रोली अक्षत राखी फल गिफ्ट सब दिया, सब कुछ करा। आप यकीन नहीं करेंगे, सब कोई मेरे से उम्र में बड़ा, कोई 60 साल का है, कोई 70 साल का, सब मेरे पैर छू रहे थे, कह रहे थे, और सब रो रहे थे। मैंने कहा कि क्यों, क्या हुआ? कह रहे नहीं मैडम, इतने साल हो गए हम लोगों को नौकरी करते हुए, कोई हम लोगों से बात तक तो करता नहीं है, त्योहार पे हम लोगों के माथे पे टीका लगाना तो बहुत बड़ी बात है। तो सोचिए, आप यकीन नहीं करेंगे। और फिर सारी फ़ोटोज़ कवरेज वगैरह हुई, सब कुछ हुए, और लोगों को इतनी दुआएं उन लोगों ने दी, इतने खुश हुए, सबकी कलाइयों में राखी बंधी हुई थी, सब कुछ है। तो ये छोटे छोटी काम करके अगर आपके सामने कोई है ऐसा गरीब कि उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाए, तो इससे बड़ी दौलत कुछ नहीं। तो वो मुझे रक्षाबंधन का, एक कोई कहता है मेरे एक भाई है, मैंने कहा कि मेरे तो 100 भाई एक साथ मिल गए मुझे। कितनों की दुआएं मिली बताइए। तो ये है अनीता सहगल और अनीता सहगल के काम करने का तरीका।
बिल्कुल। तो बस यही है कि आपने जो क्वेश्चन पूछा भी फिल्मों का, फिल्मों की बात हम आपको क्या बताएं आप सभी को कि यहाँ पे लखनऊ में मैं थी, और खुशबू जी आपको मैं ये बता दूं कि मैंने कभी जीवन में कभी कुछ नहीं किया सिवाय पढ़ाई के। जो बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेके आपके एमएससी टॉपर, बीएससी टॉपर हो, गोल्ड मेडलिस्ट हो आपके मैथमेटिक्स में, तो सोचिए उसको तो बाल झाड़ने की भी फुर्सत नहीं होती थी मेरे को। मैं तो एक कपड़ा पहनी अपने मैथमेटिक्स में लगी हुई हूँ कि बस किसी तरीके से कंप्लीट होने थी मैथमेटिक्स। और फिर पास होने का तो शौक़ कभी भी नहीं रहा, हमेशा टॉप रहने का शौक़ था। तो बस लखनऊ में ऐसी बैठी हुई थी एक दिन, तो पेपर में ऐसी था कि हाँ भाई अभिनय वगैरह सब चल रहा है, तो वर्कशॉप है और फिर उसके बाद साल भर का कोर्स है, ये है वो है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा चलो चल के देखते हैं। तो बस वहीं से मैं गई वहाँ पे, तो अभिनय के लिए। तो शाई तो थी, मैं शुरू से ही थी। वहाँ भी इतने सारे बच्चे, फिर जो है कि मैंने कहा चलो पहले तो 3-4 महीने की थी वर्कशॉप, तो मैंने वो सब करी और फिर उसके बाद जो है उसके बाद उसके सारे नाटक वगैरह हुए, तो फिर उसमें सब मैं पार्टी। और फिर उसके बाद जो पता नहीं वही होता है ना कि कुछ स्पेशल होता है, कोई बच्चा अलग होता है 40 बच्चों में। एक होता है ना कि बच्चा हमेशा फर्स्ट ही आता, फर्स्ट। वही वाली चीज़ है कि मैं वहाँ पे किसी से बोलती नहीं थी, मैं अपना काम करती थी। उसके लिए भी बहुत बड़ी कहानी है कि मुझे क्यों सेलेक्ट करा जाता था, कि बीएनए की तरफ से जो हुआ था, नाटक हुए थे उसमें सेलेक्ट किया बस वहाँ से। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो काम करती थी मैं शिद्दत से करती, मैं तो करके चली जाती थी, लेकिन सामने वाला वो है उसको अप्रिशिएट करता, बहुत अच्छा काम किया। बस वहाँ से पता नहीं कैसे सीढ़ी किसने कब मुझे बुलाया, किसने कहाँ बुलाया, धीरे धीरे होते होते आज आपके सामने इतनी सारी फिल्में हो गई हैं। और मैं खाली काम करके आती हूँ, मैंने कभी अपने को पलट के ये नहीं देखा कि हाँ क्या है क्या नहीं है। और आज आपके सामने हूँ, और हिंदी, उर्दू, अवधी, बुंदेलखंडी, भोजपुरी भाषाएं हैं मेरे पास। उसमें भी तो कोई सेक्टर नहीं बचा बहुत है। सारी भाषाएं, तो बहुत सारी भोजपुरी फिल्में हैं मेरी, हाँ। बहुत सारी अवधी फिल्में हैं, बहुत सारी ये हैं, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, एड फिल्में हैं आपकी, वहाँ भी थिएटर तो वगैरह में भी यही चलती है, हैं। कहते हैं कि इधर तो फिर भी आप सरवाइव कर लो, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में अगर आपके कांटेक्ट ना हो तो वहाँ पे टिकना मुश्किल है। और आपने तो सेंचुरी बना ली, तो वहाँ देखिए चैलेंजिंग नहीं मिला? आपकी इस बात को तो मैं यहाँ काटूंगी कि फिल्मी दुनिया में अगर कांटेक्ट नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकती। ये बात तो ठीक है कि कांटेक्ट नहीं है, लेकिन बोलना तो नहीं चाहिए। पूरी दुनिया मेरी आवाज़ को सुन रही होगी, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप भी जानते हैं कि नहीं बोलूं कि ना बोलूं। देखिए होता है ना कि अगर आपके पास टैलेंट नहीं है ना और कांटेक्ट आपके पास है तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये भी बात सही। क्योंकि देखिए मेरे सामने 2 कैमरामैन बैठे हुए हैं तो नीरज भैया हैं और धर्मेंद्र भैया हैं। आप लोग बेहतर जानते होंगे कि कैमरा सब कुछ कवरेज करता है, जिसमें सबसे पहले अगर फिल्म की शूटिंग का कैमरा सामने लगा होता है तो वो बंदे को नहीं कवरेज करता है, बंदे की एक्टिंग को कवरेज करता है। ये कैमरे की सबसे बड़ी विशेषता है। वो रिश्तेदार नहीं देखता, नातेदार नहीं देखता, आपका बैंक बैलेंस नहीं देखता है, आपका रूप नहीं देखता है, आपका कांटेक्ट नहीं देखता है, कुछ भी नहीं देखता है, वो सिर्फ आपकी एक्टिंग देखता है। अगर ये एक्टिंग की बात अगर कैमरे के पास ना होती तो आज बॉलीवुड में एक से एक महारथी हैं जिनके पास कांटेक्ट की कोई कमी नहीं है। उनके बच्चे हैं, नाम पूरी दुनिया खुद समझ जाएगी कि अनीता किसको बोलना चाह रही है। एक से एक बिरले हैं, आप सभी जानते हैं, सभी के बच्चे हैं, सबके पास दौलत की कोई कमी नहीं है, कांटेक्ट की कोई कमी नहीं है। अब वो एक इशारा कर दें तो क्या नहीं हो सकता, लेकिन इसके सामने कोई नहीं टिक पाता है। तो वही वाली चीज़ है कि ये बात जो मैंने आपकी टोकी है कि आपके पास कोई कांटेक्ट नहीं है तो आप सर्वे नहीं करती। आपके आशीर्वाद से आज भी मुझे बॉम्बे से कॉल आती, लेकिन सेटल होने के लिए भी आती, लेकिन मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरा यूपी कौन संभालेगा। अगर मैं चली गई तो मेरा उत्तर प्रदेश वीरान हो जाएगा, इसलिए मैं कभी भी वहाँ नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे अपने उत्तर प्रदेश से बहुत 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 प्यार है। आपके सीएम सर से, पीएम सर से सारे लोग यहाँ पे आते हैं, सबको संभालना ये मेरा सौभाग्य नहीं बल्कि परम सौभाग्य कि आप लोग मुझे इस काबिल समझते हैं और मुझे ये मौका देते हैं। मैं बॉम्बे जाती हूँ, अपनी शूट करने जाती हूँ, अपनी डबिंग करने जाती हूँ, और सबसे बड़ी बात है अवार्ड लेने जाती हूँ। आपने मतलब कई भाषाओं में काम किया, जी। अपनापन कौन सी भाषा में आपको लगा, हिंदी या फिर भोजपुरी या अवधी?
देखिए मज़ा तो, देखिए हिंदी तो खैर सभी लोग बोल लेते हैं, और भोजपुरी कुछ ऐसी चीज़ होती है कि जिसमें कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो अपनी ही बात होती है। मैं आपको बताऊं कि भोजपुरी तो खैर प्यारी है ही। जब मैं कभी आपको किस्सा बता रही हूँ कि मैं जैसे कि मंच पे होती हूँ, ठीक है, अब मैं मंच पे हूँ, मैं सबको हैंडल कर रही हूँ हिंदी में कि भैया आप लोग सब लोग बैठ जाइए, ये है वो है। अब साउंड वाले भैया हैं और लाइट वाले भैया हैं, अब हमको अपना ठीक भी कराना उसी मॉड्यूलेशन से, उसी फ्रिक्वेंसी से। अब वो मैंने कहा भैया धीरे से ऊपर कर दीजिए, नहीं सुने। तब मैं फिर यहाँ से बोलते, हमने कहा साउंड वाले भैया तनी हमार बतिया सुन ला हो, काहे देखा, अरे मोबाइलिया में बिजी बा का कर, घरे से आई गलवा का फ़ोन, अरे अभी मेहरारू का फ़ोन है, तनी रख दा हमार सुन ला तनी, फिर मेहरारू से बात कर। अरे आप यकीन नहीं करेंगी, 1 सेकेंड के अंदर पूरे हॉल में सारे लोग जितने, और फिर वो साउंड वाले भैया जी, नहीं अभी, अरे मैडम अभी कर रहे तो ये वाली चीज़ होती है कि अगर आपको किसी के दिल में जगह बनानी है तो आपको अपनी भाषा इस्तेमाल करनी होगी, ये बात है। और जब कोई इंसान किसी से प्यार से बात करता है ना तो कहा जाता है अरे वो बहुत अच्छा है। तो हमारी जो भाषा है भोजपुरी ना, वो प्यार वाली की, हाँ आपने बात करी, उसकी ज़रूरत नहीं है बनावट करने की, उसमें आपको कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हिंदी होती है, भाई तुम बोला, सामने वाला भड़क गया, तुम बोल रहे हो, अच्छा आप बोलिए, अच्छा आपने आप बोला। हमारे भोजपुरी अरे तनी सुना हो, अरे वो ताऊ खड़े हो, चाहे चच्चा खड़े हो, चाहे अम्मा खड़ी हो, चाहे छोटा बच्चा खड़ा हो, और तनी सुना हो, है नहीं आवा हो, किसी ने बुरा नहीं माना। तो वो एक अपनी वाली चीज़ है, तो दैट इज़ कॉल्ड द भोजपुरी। और जो मैं बनारस की हूँ, तो इसलिए अपनी अपनी जगह से, अपने अपने सामान से, अपने अपने लोगों से सबको प्यार होता है। ये ऊपर वाले की कुदरत की बनाई हुई एक देन है। तो इसलिए प्यार सबसे है, सभी लोगों से प्यार है। और सबसे बड़ी बात है कि अपने से प्यार कीजिए, वक्त को देखिए, मेहनत कीजिए, मशक्क़त कीजिए, और दूसरों के दिल को कभी मत दुखाइए। क्या बात है। इन सब में अगर सिर्फ अनीता की बात करते, अनीता वर्सटाइल है, टैलेंटेड है, अनीता पूरा परफेक्ट है। मिसेज अनीता कैसे अपना घर संभालती हैं? क्योंकि कई बार हमने देखा है, कई ऐसे इवेंट होते हैं, कई बार मैं देखती हूँ दिनेश सर खुद ही आपको लेके जाते हैं, कई बार होता है कि आप स्टेज पे होती हैं और वो फ़ोन पकड़े दिखते हैं और आपके मोमेंट कैप्चर कर, देखते हैं वहाँ पे हज़ारों कैमरामैन है, लेकिन उनको आपका मोमेंट कैप्चर करना रहता है। तो वो बाउंडेशन कैसे है, कैसे उस चीज़ को संभाल के आप अपना लेके चलती हैं? क्योंकि कहते हैं ना कि दुनिया के चकाचौंध में अक्सर घर से कहीं ना कहीं एक नाता जो है वो दूरियां आ जाती हैं, लेकिन वो चीज़ भी नहीं दिखती है आपके यहाँ। वो प्यार, वो अपनापन, वो एक दिखता है कि तुम उड़ो मैं हूं ना, वो वाली चीज़ें मुझे दिखती है। लेकिन मुझे जानना है कि कैसे ये मैनेज कैसे होता है। मैं आपको बताऊं, आज अनीता जहाँ कोई भी है, सबसे पहला धन्यवाद और शुक्रिया तो मैं मीडिया को कहूँगी, क्योंकि मैं मंच से हमेशा आप लोगों का शुक्रगुजार करती हूँ। आज मैं शत नमन करती हूँ कि मैं जहाँ कहीं भी हूँ, वाकई में अपने इस मीडिया, सभी पत्रकार बंधु, छायाकर बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से आपने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, मेरी छोटी मोटी गलतियों को भी सराहा, उसको भी आप लोगों ने बताया, समझाया, सिखाया, तो आज अनीता आपके पास है। ये पहला पहलू। दूसरी बात है कि जब भी आप काम करके आई तो आपको आना तो घर ही पड़ता है ना, तो उस घर में सबसे ज़्यादा, जैसे आप लोग कहना कि मैं कैमरे के सामने बैठी हूँ या खुशबू जी आप पूछ रही इसलिए मैं इस बात को बोली, नहीं, इस बात को नहीं बोल रही है। आज भी मैं सबके सामने कहती हूँ कि मैं सिर्फ मेहनत करती हूँ, मैं सिर्फ मेहनत करती हूँ। मेरे पीछे जितना मेरे जो भी कुछ है, सब कुछ दिनेश कुमार सहगल जी करते हैं, क्योंकि आई हैव नो टाइम फॉर दिस। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, क्योंकि मैं अगर इस सब चीज़ों में लग जाऊंगी तो मेरा वक्त बर्बाद हो जाएगा, उतनी देर में तो हम दूसरे काम करके आ जाएंगे। और तीसरी बात यह है कि ये दो हमारे आपकी ट्रेन के, रेलगाड़ी की पटरी नहीं है जो कभी नहीं मिलती है। बिल्कुल, लोग कहते हैं ना कि पति पत्नी की दो ट्रेन की जा रही है पटरी, उसके जैसा होना चाहिए। अरे भैया पटरी है कहीं, वो तो कहीं नहीं मिलेगी। तो जीवन ऐसा थोड़ी ना है। तो हमारे बीच में एक इस तरीके का तारमतार है कि जिसमें कहीं किसी को पॉजिटिव वाली बात है ना, जो वो हमेशा रहती है। और रही आपकी, जैसे कि आपको लेके जाते हैं, मैंने देखा कि आपको वहाँ पहुँचाते हैं, पहुँचाने के पीछे भी बहुत बड़ी बात है। मुझको सब कहा जाता है कि भाई तुम गाड़ी ड्राइव करके जाओ। अब आप बताइए, मैं पूरी रेडी हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ, ऊपर से लेके नीचे। अब मैं ड्राइविंग सीट पे अगर बैठ गई, मैं तो यही कहती हूँ, अगर मैं ड्राइविंग सीट पे बैठ गई ना,
तो चौराहे पे जो पुलिस वाले भैया दिखा रहे, भैया रोको, तो सब रुके ही रह जाएंगे, ट्रैफिक आगे फिर हिले मिलेगा नहीं। तो मैंने कहा कि नहीं, वो काम हमें नहीं करना। फिर सबसे बड़ी बात होती है कि दिमाग में हमारे कुछ चल रहा होता है, वहाँ जाके पार्किंग करना, वो सब करना, वो उसमें आपकी एनर्जी है, टाइम है, आपका फेस है, सब कुछ डिस्ट्रॉय सा हो जाता है। तो मुझे छोड़ने जाते हैं और मुझे वो आशीर्वाद मिलता है। उनके साथ जाती हूँ और जैसे ही मैं कार से उतरी हूँ उनके सादर चरण स्पर्श करती हूँ। मैं आज भी पूछ लीजिए चाहे सहगल सर से, बिना उनके सादर चरण स्पर्श करे मैं घर से बाहर नहीं निकलती हूँ। और उनका आशीर्वाद मिलता है तो मैं मंच पे पहुँचती हूँ। और रही बात मेरे कैमरे में कैप्चर करने की, तो अगर लोकल होते हैं तो पहुँच जाते हैं, तो वो मेरे लिए सौभाग्य की बात होती है कि इतनी बड़ी भीड़ में कोई मेरा अपना है। वैसे तो मैं पूरी दुनिया में मंच पे अकेली होती हूँ सामने कोई मेरा नहीं होता है, लेकिन होता है मेरे पत्रकार बंधु होते हैं, मेरे छायाकार बंधु होते हैं, उनको मैं देखती हूँ तो मुझे अपनापन सा लगता है। तो सहगल सर के साथ ये है कि कभी हम लोगों में ये चीज़ नहीं है कि डाइवर्जन जिसको कहा जाता है ना, कि आपने कोई बात हुई तो आप उधर चले गए, उधर नहीं। अगर उन्होंने कोई बात करी तो उसको पूरी शिद्दत के साथ, हाँ अगर उनका कुछ काम है तो उनको जाना है, ठीक है आपको जाइए। फिर अगर कोई सलाह मशवरा है तो कुछ करनी, किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ नहीं है। कहा जाता है कि अगर आपको दूसरे के साथ, अगर आप दूसरे के साथ किया, आप छोटा बच्चा अगर आपके घर में, अगर आप उसको स्पेस नहीं देंगे, वो चिड़चिड़ करने लग जाएगा। हर समय आप उसको टोकिए, देखो तुम्हें यहाँ नहीं जाना, खाना नहीं खाना, बाहर नहीं जाना, वो गुस्सा आ जाएगा। तो सबको आप स्पेस दीजिए। देखिए आपके पास रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। कभी हम लोगों के बीच में ऐसा नहीं होता है कि हाँ उन्होंने मुंह बनाया है या हमने डांट लगाई है या कभी हमने ऊंचा बोला है। कभी ऐसा फ़र्क ही नहीं पता चल पाता है कि हाँ क्या है क्या नहीं है। हम लोग तो कोई अगर ना जाएगा तो कोई पता ही नहीं लग सकता कि हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं। सच बता रही हूँ मैं। मतलब कि वो अपनापन सा जो है, वो शिद्दत वाली जो चीज़ है ना, नहीं होता है। नहीं, हमने कभी भी नहीं फील करा कि हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं। हम लोग दो लोग हैं जो लोग एक घर में रहते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमने कर दिया, अगर आपको कोई चीज़ है तो हमने वजह होता है कि फटाफट घर से कोई जा रहा है, जैसे कि अब सहगल सर घर से जाते हैं, सब कुछ टोटल ऊपर टॉप टू बॉटम बिल्कुल फटाफट करके कि हाँ कोई जा रहा है तो वो वहाँ पे 100 में 100 दे बस। तो अगर आप ये चीज़ सीख लेते हो ना तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और मेरे वो पर्सनल सेक्रेटरी है एक तरह से। मेरे को कुछ भी नहीं करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता है। मैं सबके सामने ये बिंदास तरीके से बोलूँगी, आज जो कुछ भी हो मैं उनके माध्यम से हूँ। मेरा रास्ता, मेरा हौसला, मेरा मार्गदर्शन, मेरे को क्या करना है, किससे बोलना है, किससे नहीं बोलना है, मुझसे किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, मैं पूरी बात डिस्कस करके तब अपनी लाइफ का आगे स्टेप करती हूँ, जिससे कि मुझे जब वो स्टेप मैं उठाऊँ तो मुझे फिर कहीं कोई इफ़ एंड बट ना रहे। ये है अनीता का काम करने का तरीका। तो जब मैं परदेश में भी जाती हूँ बिल्कुल फ्री होकर जाती हूँ, पूरा घर का निपटा के जाती हूँ, सब कुछ करके जाती हूँ, बिल्कुल बेफिक्र होती हैं। तो आप सबसे मैं यही कह रही हूँ कि काम करिए। देखिए आप कभी 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 नहीं थकेंगे, कभी नहीं थकेंगे। तो पेंटिंग की जैसे बात हुई, आपने ये देखा, इसमें डिफरेंट तरीके से मैं पेंटिंग बनाती हूँ। मेरी तो बहुत सारी एग्जीबिशंस लग चुकी हैं, कम से कम मैंने हज़ारों पेंटिंगें बना डाली होंगी, 800-900 से ज़्यादा पेंटिंग बना डाली हूँ। गणेश जी पे मैंने बहुत काम किया है, बहुत सारे लोगों पे काम किया है। तो इसलिए मेरी एक बच्चों को मैं मैथमेटिकल पेंटिंग की वर्कशॉप लेती हूँ। जो स्टूडेंट्स होते हैं गर्मी छुट्टी में, मैथमेटिक्स से किस तरीके से आप ड्राइंग बना सकते हो। एग्जामिनेशन में बच्चा लिख तो लेता है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के जब डायग्राम बनाने को आते हैं तो वो बेचारा टाइम उसमें आधा बर्बाद हो जाता है। तो किस तरीके से आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की जो डायग्राम है आप विद इन फ्यू सेकंड आप बना सकते हो और आप अच्छे नंबर, इस तरीके के वर्कशॉप्स में लेती हूँ। तो उसमें सारे बच्चे आते हैं मेरे क्लास 6 से लेकर एमएससी पूरा की मैम सिखा रही। तो कुछ करना, कुछ अलग करना, ये अनीता की सोच है। काम तो सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन कुछ अलग करके दिखाओ तब तारीफ है। 2-3 दिन के अंदर जो एक फुल स्वेटर मेरा बन जाता है। ऑलराउंडर अनीता सहगल। तो बिल्कुल करना होता है। और आप जो है इस साल जो है सन 25 में आपकी कहानीकार, रचनाकार, साहित्यकार, कवित्री, लेखिका, शायर अनीता सहगल की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होने जा रही है, जिसके लिए मैं पूरी दुनिया को, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, आप सबको मैं सादर आमंत्रित करना चाहती हूँ। वक्त आएगा मैं आपको उसके बारे में सभी को बताऊँगी, लेकिन ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ कि तब तक उस मुकाम तक, वहाँ उस जगह तक, उस समय तक पहुँचने के लिए आपका प्यार भरा आशीर्वाद मुझे मतलब प्रेजेंट टाइम के लिए मान लें तो अनीता सहगल का गोल यही है कि जो वो तैयारी कर रही हैं उसको सक्सेसफुल बनाए। बस दुआएं चाहिए आप लोगों की। मेहनत अनीता की है कि और भी कुछ रह गया है? नहीं, कुछ रह गया है, कुछ ऐसा रह गया है कि जिसमें कि मेरा कम
आपके उत्तर प्रदेश का नाम रोशन होने जा रहा है। ओह, इतना इतना हिंट नहीं देना चाहिए, जी। फिर क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, फिर नहीं सोचना नहीं पड़ता है। नहीं होने जा रहा है। और फिल्मों की बात चलिए तो अभी 23 तारीख को भी मेरी एक फिल्म आ रही है, ऑल इंडिया रिलीजिंग हो रही है, लव करूँ या शादी। ओह, जी। क्या बात है। तो और बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, आप लोगों ने भी देखी होंगी मेरी, बहुत सारी। मुझे नवाज जी लगता के साथ है है कि इस मेरी। पॉडकास्ट के बाद मैं अलग अलग सेगमेंट में मिलने आऊँगी। लाइक किसी दिन मैं सिर्फ अभिनेत्री से मिलने आऊँगी, बिल्कुल। किसी दिन सिर्फ न्यूट्रिशन से मिलने यस आऊँगी, यस, किसी दिन मैं सिर्फ लेखिका से मिलने आऊँगी। पक्का डन। तो ये मैं उस दिन मैं फ़ोन करूँगी, मैम आज आपको इस रोल में रहना है, मैं आ रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। एक दिन में सब पे बात करना, हम शायद ना थके, लेकिन हमारा कैमरा ज़रूर डाउन हो जाएगा। सही बात है, सही बात है। नहीं, बिल्कुल सही आप कह रही हैं। और मैं भी यही चाहूँगी कि मेरी ऊपर वाले की दी हुई इन विधाओं को जन जन तक पहुँचाने के लिए आप जैसे लोग जब साथ होते हैं, तभी मेहनत करने वाले को भी मज़ा आता है। और यही कहा जाता है, देखिए, मरने के बाद कि कीजिए कस्बों से हिजरत, शहर के हो जाइए। कीजिए कस्बों से हिजरत, शहर के हो जाइए, आपसे किसने कहा था भीड़ में खो जाइए। कीजिए कस्बों से हिजरत, शहर के हो जाइए, आपसे किसने कहा था भीड़ में खो जाइए। आने वाली नस्ल को सहना है सूरज का अजाब, हो सके तो आप कुछ साए घने बुझाइए। वाह वाह, क्या बात है। और इसी के तो साथ ये मैंने बात इसलिए कही है कि आने वाली नस्ल के लिए ही हम काम करते हैं, सब लोग उसके लिए ही काम करते हैं कि आने वाला लोग जो है किस तरीके से आपको अपना आइकॉन मानते हैं, आपको अपना आदर्श मानते हैं, आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं। इसके लिए आपको कुछ अलग हट के करना पड़ेगा। आपने सोच, अपनी विचार, अपनी मेहनत और अपने कामों के माध्यम से एक नई तस्वीर आपको बनानी पड़ेगी समाज में। इसीलिए इतिहास लिखा जाता है और इतिहास बार बार पढ़ा जाता है। तो दुआएं दीजिए कि ये इतिहास एक छोटी सी कलाकार अनीता सहगल भी आपके सामने लिख के आप तक पहुंचाए, जिसके लिए खुशबू जी का, नीरज जी का और धर्मेंद्र जी का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार पुनः आप लोगों से इसी तरह इसी चैनल पे फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार। मुझे सच में बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा लगा कि जैसे मैं अपनी गुरु को सुन रही हूँ, अरे बस सुन रही थी। और जो आपने कहा ना कि हम आने वाली नस्ल, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ अलग हट के करना चाह रहे हैं, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आप उसमें सफल भी हो गई, क्योंकि वो आप इंस्पायर कर रही हैं। आपने दिखाया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप ठान लो तो आप आसमान में भी जा सकते हो और तारे को ज़मीन पे भी ला सकते हो। और उसका सही एग्जाम्पल है डॉक्टर अनीता सहगल। और इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और इस प्राइम पॉडकास्ट जो हमारा खास एपिसोड चलता है, ये सच में खास है, क्योंकि इसमें जो भी हैं वो बहुत ही खास हैं। और ऐसे और भी इंटरव्यूज़ और वीडियोज़ आपके लिए आते रहेंगे, ऐसे शख्सियत से हम आपको मिलाते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।